आपके इंटरेस्ट कंपैटिबल है इससे? कैसे? पर पढ़ने का तो मैं नहीं समझता सिविल सर्विसेज से कोई रिलेशन है। दूसरा पहलू आपको नहीं बताया सिविल सर्विसेज का कि दूसरा एक और डार्क फेस भी है, जो आपको आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप अच्छा काम करना चाह रहे हो, आपको ट्रांसफर कर दिया गया, आप अच्छे डिपार्टमेंट में रहना चाह रहे हो, आपका जो भी जहां भी आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। इवन यहां तक भी होता है कि एक मेरे दोस्त हैं, ही इज आईपीएस, और शहर के अंदर 4 बड़े शोरूम्स के उद्घाटन हुए, उन्होंने उस आईपीएस को बुला लिया, मंत्री को नहीं पूछा, तो दिस वाज द ओनली रीजन फॉर हिज ट्रांसफर। तो आप इतना आसान समझ रहे हो? मतलब पावर को एंजॉय करना, मतलब पावर यहां एंजॉय होगी नहीं, दुनिया भर के एजिटेशंस आएंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होंगी, यहां प्रेशर होगा, कहीं चुनाव का प्रेशर होगा, रात रात भर आप घर नहीं जा पाएंगे, कहीं कोई रेल उखाड़ो आंदोलन चल रहे होंगे, कहीं पे सड़क रोको आंदोलन चल रहे होंगे, कहीं पे ग्रिड फेलियर हो रहे होंगे, कहीं पे पानी नहीं पहुंच रहा होगा। तो ये सारी चीजें, ये पहलू है। तो फिर यही पहलू होना चाहिए कि आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत है, देन इट इज फॉर यू। अदरवाइज पावर तो आप कहीं भी रह के एंजॉय कर सकते हो। कॉर्पोरेट में लोग एंजॉय नहीं करते, अपने प्लेन्स होते हैं, सारा ऐशो आराम होता है, सब कुछ, उनके पास तो लिबर्टी और ज्यादा होती है। वो तो जाना चाहे, अब बीइंग एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट हूं, मैं जजेस से ज्यादा लिबर्टी लेता हूं, 11:30 बजे चला जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। मेरे जूनियर ने जाके यही तो कहनी है कि सर की आज तबीयत खराब है, लेकिन जज थोड़ी कह सकता है, उसको तो लीगल तरीके से अपने सीनियर से छुट्टी मांगनी होगी, उसकी सैलरी भी कटेगी। मेरे को कौन कहेगा कुछ भी? मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं आर्ग्यूमेंट के लिए, कुछ भी कहूंगा मैं, किसी जूनियर को भेज दूंगा, आज बाहर हूं, तबीयत सही नहीं है। तो लिबर्टी तो आपकी उन चीजों में ज्यादा है जहां आप मर्जी के मालिक है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी लिबर्टी ज्यादा है। पावर को तो आप वहां एंजॉय कर रहे हो ना, जिसको चाहे आप लगा रहे हो, जिसको चाहे आप हटा रहे हो, जितना चाहे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई दूसरी इंटरफेरेंस तो नहीं है उसमें। बताइए, मतलब क्या है कि हम एक चीज सुन लेते हैं कि डीसी की रेड लाइट की गाड़ी आई, सायरन बजा, 2 पुलिस वाले हैं, और उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगा। फिल्मों में हमने देखा, एक राजकुमार की फिल्म आई थी, मिलिट्री के साथ ऑपरेशन करते हैं वो, मतलब वो ऐसा दिखाया जाता है कि डीसी मींस इंद्र, जो मर्जी कर दे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे बाउंडेशंस, बहुत सारे लिमिटेशंस। यू हैव टू गो अगेंस्ट योर इंटरेस्ट ऑल्सो। आपके इंटरेस्ट से अलग जाना पड़ता है, आपको वो काम करने होते हैं जो काम आपने कभी नहीं किए। आपने कभी हिंसा नहीं की, लेकिन वहां आपको लाठी चार्ज भी कराना पड़ेगा। आपने कभी हिंसा नहीं की, लेकिन आपको अरेस्ट भी करवाना पड़ेंगे लोग। आपने कभी हिंसा नहीं की, आपको डिटेन भी कराने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको करानी पड़ेंगी। आप समझ रहे हो? तो मेंटली प्रिपेयर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए हो, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है
तो हम इससे फॉर द पब्लिक वेलफेयर हम क्या कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज बताया होगा सर ने कि मैं एथिक्स लेने वाला हूं, तो मैं समझता हूं कि पहले हम ये देखें कि पूरे इसका हमारा जो रिलेशन है, वो हमारा रिलेशन नेचर के साथ क्या है, नेचर क्या है, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तभी तो हम सारी चीज समझ पाएंगे ना। आप कोई भी टीवी लेते हो, मोबाइल लेते हो, उसके साथ एक हैंडबुक आती है टेक्निकल नो हाउ की, डू एंड डोंट्स की आती है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। किस लिए होती है? वो इसलिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस का हम मैक्सिमम लाभ ले सके। हमने लिए किसी सुविधा के लिए ली है, तो उस सुविधा में कोई रुकावट ना आए, उसके अंदर कोई हिंड्रेंस ना आए, इसीलिए तो हम लेते हैं हैंडबुक जो होती है हर चीज की। लेकिन मैं पूछूं आपकी हैंडबुक क्या है? ये आपका शरीर है 60-65 किलो का, कुछ इसके अंदर इमोशंस हैं, कुछ भावनाएं हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ एटिकेट्स हैं, कहीं रूडनेस है। ये सारी जो आपका एक इक्विपमेंट है, हम ये कह दें, जिसके अंदर एक प्रोसेसर भी लगा हुआ है, इसके डू एंड डोंट्स क्या है, इसका मैनुअल क्या है, हाउ टू ऑपरेट दिस, ये कैसे ऑपरेट होगा। आप कैसे कहते हैं कि आपका क्या नाम बताया था? सिमरन। और आपका नाम? नीरू। आप कैसे कहोगे कि सिमरन अच्छी है या सिमरन बुरी है? ऑन व्हाट बेसिस? बिहेवियर। उस बिहेवियर में क्या, जरूरी थोड़ी कि वो आपका जो बिहेवियर है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, वो उसके अनुसार ये बिहेव करें, और इनका सही बिहेव भी आपको पसंद आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये क्या होता है, किसी भी उसके अंदर मैं जैसा सोचता हूं, यदि उसके अनुकूल हो रहा है, तो यदि मान लो एक आपकी छोटे भाई हैं और सिमरन डीसी लग जाती है, आप दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं, आपने यहां का क्या पढ़ा है, निष्ठा पढ़ा है, ईमानदारी पढ़ा है, अब आप इससे फेवर लेना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं इतने दिन साथ रहिए, कम से कम मेरे भाई को तो जॉब दे दे। अब इसने नहीं दी, तो यही क्वालिटीज क्या हो जाएंगी, वो आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। आप कहोगे इतना गुरूर आ गया, कौन नहीं करता है छोटी मोटी चीजें। लेकिन यदि ये आपका कोई दुश्मन होता, एक्स आपका कोई दुश्मन है, और वो आपका दुश्मन है, वो ये फेवर चाहता है सिमरन से, और आपकी नॉलेज में आती है, तो आप क्या कहोगे सिमरन को? बी ऑनेस्ट। क्यों? ये सारी चीजें हमें यही देखनी है, ये हमारे अंदर आता क्यों है। हजारों पर्सनैलिटीज हुई हैं, लाखों पर्सनैलिटीज हुई हैं, जिन्होंने दुनिया में नाम किया है, जिन्होंने दुनिया को चेंज किया है, लेकिन उन सारी पर्सनैलिटीज ने अपने आप को रिपीट नहीं किया। महात्मा गांधी के बाद कोई दूसरे महात्मा गांधी पैदा हुए? बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध पैदा हुआ? राम के बाद कोई दूसरे राम पैदा हुए? कृष्ण के बाद कोई दूसरा कृष्ण पैदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? या आप अपने से लगा लो कि आपको अपने जैसा कोई और दूसरा दिखता है, और दिखता भी जरूरी थोड़ी आप उसे पसंद भी करेंगे। आप दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? अनुकृत। अच्छा, अनुकृत। और आपका नाम? रिया। अनुकृत और रिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इनके इंटरेस्ट क्या है? फिल्म देखना, बर्गर खाना, किसी पर्टिकुलर जगह पे शाम बिताना, कोई पर्टिकुलर कोई फिलॉसफी पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, सारे इंटरेस्ट है। तो ये सारे इंटरेस्ट इनको ज्यादा गहरा दोस्त बनाएंगे या दुश्मन बनाएंगे? दुश्मन बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। एक इंटरेस्ट और है इन दोनों में, ये इन दोनों में लीडरशिप क्वालिटी भी है, और ये दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दोनों डेस्परेट हैं जनता का भला करने के लिए, तो ये भी मित्र रहेंगे। ये तो ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ये एक दूसरे की कमियां,
तब समझ रहे हो कि एक ही परिवेश के अंदर एक ही चीजें वो कहीं एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो हम एक फाउंडेशन तो बना के चलेंगे ना जो हमें गाइड करे। कुछ चीज तो ऐसी कंक्रीट ले करेंगे कि जिसके ऊपर हम सारी चीजों को खड़ा कर सकें। एक फाउंडेशन हमें बनानी पड़ेगी। वो फाउंडेशन कहीं ना कहीं एथिक्स बनाता है कि जीवन के अंदर हम अक्सर भटक जाते हैं, हमारे निर्णय गलत है सही है, इस चीज की परख हम कैसे करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हम अपनी सेंसेस से पूरे संसार को देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। आंखों से देख रहे हैं, नाक से स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, टच से फील कर रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। इसके अलावा इज देयर एनी वे टू अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज द वर्ल्ड? है कोई? है तो बताओ। आप आता है कोई ध्यान में? कोई है ही नहीं। यही तरीका है केवल एक्वायर करने का नॉलेज, ठीक है। अब ये सेंसेस भी सही काम कर रही है नहीं, आपको क्या पता? इन सेंसेस पे हम रिलाय अपॉन कर रहे हैं ना, इन सेंसेस की लिमिटेशन है ना। सपोज एक उदाहरण लेते हैं, यहां एक मैं पढ़ा रहा हूं, आप सब सुन पा रहे हैं, बिल्कुल आराम से सुन रहे हैं, लेकिन यही एक बहुत जोर से एक ब्लास्ट होता है, मैं इसी इंटेंसिटी में बोल रहा हूं लेकिन आप मेरे को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपके कान कैसे हो गए? सुन्न हो गए। मैंने आपको चाय बना के दी, उस चाय से पहले मैंने आपको बहुत ही मीठा एक लड्डू खिला दिया, उस चाय के मीठे का एहसास होगा आपको? आप क्या कहेंगे? चाय फीकी है। तो इसका मतलब आपके सेंसेस भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सेंसेस की भी लिमिटेशन है, वो भी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही काम करेंगे। उन सेंसेस की भी हम जांच करते हैं। एक आदमी है जिसको पीलिया हो रखा है, उसको व्हाइट भी पीला नजर आ रहा है, अभी उसको कंफर्म नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि ये सब पीला पीला क्यों करा दिया सर ने, कल तक तो ये व्हाइट था। पास में दो लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं नहीं नहीं पीला कहां है, ये तो व्हाइट है। वो कह रहे हैं नहीं। आप समझ रहे हो? तो हमारी सेंसेस भी जो है वो भी इल्यूजन्स, भ्रम का शिकार हो जाती है। पूरे दिन हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। आज जिस चीज के प्रति हमारे विचार सकारात्मक हैं, कल उसी चीज के प्रति नकारात्मक भी हो जाएंगे। हर मोमेंट में हमारे विचार चेंज होते हैं, लेकिन हमें कोई चीज ऐसी चाहिए जो जीवन के अंदर, जिससे हमारा जीवन सुगम हो सके, आसान हो सके, लेकिन उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप मन की कर लें और या फिर अपनी कर लें। अपनी मीन्स मन से हटके एक आइडेंटिटी हम बना देते हैं। उदाहरण के लिए आपको चाय पीने की आदत है और चाय पीने की आदत से आप बड़े परेशान हैं और डॉक्टर ने कहा अब आपको चाय नहीं पीनी, तो अब चाय पीने वाला भी व्यक्ति सिमरन ही है और चाय छोड़ने वाली कौन है? वो भी सिमरन है। कन्फ्लिक्ट कहां है? बाहर है या सिमरन के अंदर है? समझ रहे हो आप? तो यहां इन सब चीजों के जवाब ना हमें बहुत, जब हम थोड़े डेप्थ में जाएंगे, तो ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन केवल आपकी इस परीक्षा से संबंधित नहीं है, यूपीएससी संबंधित नहीं है। हम जीवन के बारे में भी समझेंगे कि जीवन क्या है, किस तरह से ऑपरेट होता है, हमारा जीवन भी आसान होगा। आपने देखा है एक आदमी गर्मी में भी रिलैक्स्ड है। एक साधु संत का किसी का उदाहरण ले लेते हैं, जैन मुनि का ले लेते हैं। पैदल चल रहा है गर्मी के अंदर, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत कम खा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और यहां एसी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के भी हम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो क्या डिफरेंस है उन दोनों में? तो इन सारी चीजों को हम बारीकी समझेंगे। तो मुझे लगता है भूमिका बन चुकी है, अब आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। और ये जो है, ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको, ये बहुत बेसिक सी बात है और ये सारी चीजें निकल के आती हैं। एक दर्शन है सांख्य दर्शन, आपने सुना है, फिलॉसफी ऑफ सांख्या। ये उससे रिलेट करेंगे हम और मॉडर्न साइंस से भी रिलेट करेंगे कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है। वरना तो यदि मैं दर्शन की बात करूंगा और आप किसी को जाके बताओगे कि ये बातें मैंने दर्शन से सुनी है, तो सब कहेंगे कहां पुरानी सदी में चला गया। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी,
तो यहां पर हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ये बेसिक क्लास होने वाली है। इसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जहां तक आपको अलाउ करे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां भी आपको डाउट हो आप वहीं पूछे, ठीक है। कोशिश मेरी रहेगी क्लास की अंत तक आपके सारे डाउट्स रहे ही ना, पर फिर भी कोई ऐसी चीज लग रही है कि आपको आगे ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप वो रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां शुरू करेंगे नेचर से, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति का एक अर्थ यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे प्रकृति ये जो हमें दिख रही है, पहाड़ हैं, नाले हैं, नदी हैं, ये प्रकृति है, बट दिस इज नॉट प्रकृति। अब सवाल बहुत सारे उठते हैं कि क्या ये दुनिया भगवान ने बनाई, क्या ये दुनिया पहले से बनी हुई थी, क्या ये प्रलय होती है, नहीं होती, क्या कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इन सारी चीजों में तो हम साइंस के कुछ फंडामेंटल्स भी लेके चलेंगे। तो पहली बात यह है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा होगा, कुछ है तो उससे पैदा होगा, यानी कि किसी चीज को भी पैदा होने के लिए कुछ चीज चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, शून्य से कुछ पैदा नहीं होगा, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो शून्य शून्य ही रहेगा। शून्य के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैथमेटिक्स का भी ले लो आप, शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। शून्य के साथ जब कोई ऐड करोगे आप कुछ चीज, एक ऐड करोगे, दो करोगे, डिजिट्स ऐड करते चले जाओगे, उसको एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। यहां भी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। आपकी सारी वैल्यू कहां से, शून्य से आपको उठाएंगी, और वो कहां उठाएंगी, किस तरह से, वो धीरे धीरे इस क्लास के अंदर उस सारी चीजों का समावेश होता चला जाएगा। मैं आपको आपके सिलेबस तक लिमिट नहीं कर रहा, मैं आपको उस कोर तक लेके जाना चाहता हूं, उस केंद्र तक लेके जाना चाहता हूं जहां से आपको लगभग हर चीज के जवाब स्पष्ट दिखाई देने लगे। मेरा मकसद ये है। उसके बाद एथिक्स बहुत छोटी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर दो बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि मुझे हिंदी और इंग्लिश लिखनी नहीं आती। लिखनी नहीं आती मतलब स्पेलिंग की त्रुटि हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो यहां से शुरू हो जाएगा ये क्लियर ऑल, कहां पे, अच्छा ये ठीक। थोड़ा सा बताएं ये, अच्छा व्हाइट पे, ठीक है। हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये है बिफोर, और कृति मीन्स क्रिएशन, ठीक है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि बिफोर क्रिएशन, कि क्रिएशन किस चीज का, और साइंस क्या कहती है कि ये जो वर्ल्ड है ये इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन है, ये कहती है। हम साइंस को ही आधार बना के चलेंगे, हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे ही नहीं जो साइंस से अलावा है। तो ये कह रहे हैं कि बिफोर क्रिएशन, इट मीन्स यदि संसार का जब निर्माण हुआ है, इस धरती का जब निर्माण हुआ है, पृथ्वी तक हम सीमित रहते हैं, वैसे तो ब्रह्मांड की बात भी कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी, इस पृथ्वी का जब निर्माण हुआ है तो इसका मतलब ये शून्य से नहीं हुआ। कहते हैं ना गॉड ने क्रिएट की या किसी शक्ति ने क्रिएट की, हम उनमें भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि पहले से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी। आप खाना बनाएंगे तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। सब्जी बना रहे तो सब्जी की जरूरत है, रोटी बना रहे तो आटे की, नमक की, पानी की, इन चीजों की जरूरत है, आग की जरूरत है, तभी बनेगी। तो इसके बिना कोई चीज बन नहीं सकती। तो इसका मतलब देयर वाज समथिंग, जब ये क्रिएशन हुई उससे पहले कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी, और उसको हम प्रकृति कहते हैं। और वो जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक ये पृथ्वी है। यदि उस एग्जिस्टेंस को, जो भी आपकी एग्जिस्टेंस के जो बेसिक इकाई है, हम उसको निकाल देंगे तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जैसे आपने कपड़े डाले हुए, ये कपड़े किससे बने हुए हैं, रेशे से बने हुए, थ्रेड्स होंगे। यदि ये थ्रेड्स खत्म हो जाए तो क्या इसका एग्जिस्टेंस रहेगा कपड़े का, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि थ्रेड्स क्या है, वो बेस है कि कपड़ा जब तक ही रहेगा
अपनी फॉर्म के अंदर जब तक वो थ्रेड इंटैक्ट है, और दूसरा उनकी बुनावट इंटैक्ट है। आप समझ गए? तो जैसे ये थ्रेड खत्म होने शुरू हो गए, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए, वो जो कपड़ा है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब जो यहां प्री क्रिएशन में हम जो बात कर रहे हैं, प्री क्रिएशन, यहां जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे बिफोर, ये एलिमेंट्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये एलिमेंट्स परमानेंट हैं। यदि ये बीच के अंदर ड्रॉप कर गए तो फिर वो चीज खत्म हो जाएगी। मटर पनीर की सब्जी है, आपने पनीर सारे छांट के निकाल लिए, तब आप कह सकते हो कि मटर पनीर की सब्जी है, तो किसकी रहेगी? मटर की रहेगी, क्योंकि आपने बेसिक एलिमेंट जो मटर को इंक्लूड कर रहा था, पनीर को इंक्लूड कर रहा था, तो हटा दिया आपने। मटर हटा दो तो खाली पनीर की रह जाएगी। समझ गए आप? तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो 3 एलिमेंट है बिफोर क्रिएशन, इनको हम इनको एक नाम देते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं वो, उसको हम कहेंगे रज, तम, और इसके बीच में वो पहले चेंज कर लेते हैं, सत, रज और तम। पहले क्या था? सबसे पहले हम ये मान रहे थे, न्यूटन्स के लॉ पर हम जाते हैं। न्यूटन्स के लॉ क्या कहते हैं कि यदि कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और वो कब तक रुकी रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर नहीं लगाएंगे। और यदि कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। आर्ट्स के बच्चों को समझ में आ रहा होगा, शायद टेंथ की बात कर रहा हूं, 10th के लेवल। यदि वो चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक मोशन में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन उसके ऊपर उसको रोकेगा नहीं। जैसे पंखा है, अब चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ये क्यों रुकेगा? क्योंकि हवा इसके मोशन को रोकेगी, वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी इसके अंदर, उस रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे करके ये रुक जाएगा। ठीक है। लेकिन अब लोगों ने कयास लगाए कि इतनी बड़ी पृथ्वी का जब निर्माण किया होगा तो वो भी बहुत बड़ी फोर्स एक्टिवेट किया होगा, तो इतनी बड़ी फोर्स होगी, और रोकेंगे तो भी इतनी बड़ी फोर्स होगी। वो फोर्स कहां से आई, कैसे आई, ये सारी चीजें आदमी के दिमाग को घुमाती हैं। तो हमने क्या सोचा, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट्स हुए, और एक बात और आई कि जो पूरा वर्ल्ड है ना, पूरे जो मैटर है, इस मैटर के अंदर भी मोशन है। पहले हम क्या कह रहे थे कि मोशन है नहीं, कोई चीज मोशन में डालती है। जैसे पत्थर है तो पत्थर के अंदर मोशन नहीं है, हम पहले ऐसा मानते थे। पत्थर के अंदर मोशन कैसे आएगा? जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन पत्थर के अंदर मोशन नहीं है। लेकिन बाद में फिर हमने क्या देखा कि हर एक जो मैटर है वो भी अपने आप में जिन मटेरियल से बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब भी घूम रहे हैं। जैसे मतलब मोशन उसके अंदर ही है, इनहेरेंट मोशन है। आप समझ गए? तो मोशन बाहर से नहीं आ रहा, मोशन वहीं से। अब ये चीजें असेंबल होती हैं जब कोई चीज, एक आदमी खाना बनाता है, वही इंग्रेडिएंट उसके पास है। या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने 4-5 इनपुट्स आपको दे दिए और कहा कहानी लिखो। सारे लोग एक जैसी कहानी नहीं लिख रहे, जब नतीजा आ रहा है सबका अलग अलग आ रहा है। वही इंग्रेडिएंट मैंने आप सबको दे दिए खाना बनाने के लिए, उतनी ही मात्रा में सारी चीज दे दी, लेकिन खाने का स्वाद सबका अलग अलग है। तो वो कारण क्यों? वो कारण है कि हमने उन सारी चीजों की वेरिएशंस डाल दी। किसी ने नमक इतना सा डाला होगा तो किसी ने इतना डाला होगा, समय की वेरिएशन होगी। किसी ने तुरंत डाल दिया होगा नमक, किसी ने थोड़ी देर बाद डाला होगा। किसी ने तेज आंच पे पकाया उसको, किसी ने धीरे आंच पे पकाया। तो ये जो वेरिएशंस है, इन वेरिएशंस का रिजल्ट क्या हुआ? स्वाद के अंदर फर्क आ गया। किसी का बहुत ही बुरा स्वाद था और किसी का बहुत ही अच्छा स्वाद था। इंग्रेडिएंट सारे सेम थे, बनाना सबको आता था, हमने बता भी दी थी विधि किस तरह से बना। ऐसे ही जब मैंने आपको 5-6 इनपुट दिए, उसके बाद किसी का ऐसे बहुत अपीलिंग होगा और किसी ने बकवासबाजी भी लिखी होगी। तो वो कहां से आई? वो जैसे जैसे आपकी मेमोरी में जो जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, थॉट्स थे, उन चीजों को लेके जो आपके एक्सपीरियंस थे, उनके हिसाब से आपने कहानी बना दी। सबकी अलग बनेगी, स्वाभाविक अलग बनेगी। वो अलग क्यों बनेगी, अब उस पर आते हैं। जब भी ये तीनों चीज, अब इनको आप कुछ भी लगा लो, मैं सांख्य की भाषा में बात कर रहा हूं तो सत, रज और तम है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगा लो, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव लगा लो, कुछ भी लगा लो, साइंस की भाषा में भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जब ये तीनों बराबर थी, ये यहां पर तीनों बराबर उसमें है, तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे ही इनके अंदर वेरिएशन होगी तो चीजें बनेंगी। इसका जो हमने उदाहरण दिया था उस पर एप्लीकेबल कर लो। यदि मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट दिए थे वो इंग्रेडिएंट सबके पास बराबर थे, वो बराबर थे तो कुछ नहीं हो रहा था। अब आपने उन इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ किया, तब उनके अंदर वेरिएशन आई। तो यहां सत, रज और तम जो है ये बराबर स्थिति में है, तीनों बराबर हैं, तो दुनिया हॉल्ट पे है, नहीं हो रहा है। जैसे इनके अंदर वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, कम ज्यादा, तो कुछ चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब दो चीजें निकल के आती है इसके अंदर, एक आती है जड़ जिसको आप नॉन लिविंग कहते हो, और एक आती है चेतन जिसको आप कॉन्शियस कहते हो, या कुछ और भी कहते हैं, कॉन्शियस ही कहते हैं, ठीक है। अब जो चीज जड़ है उसके अंदर ये सारी चीजें कैसे आई? आपके अंदर, हमारे अंदर, हम छोटे से पैदा हुए थे, 200-250 ग्राम से बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गए। कोई चीज तो कॉमन है जो पहचान करा रही है, वरना मैं आपको आपकी फोटो दिखाऊं बचपन की, किसी को दिखाता हूं, मान लो आपका क्या नाम है, प्रिया की मैं फोटो दिखाता हूं बचपन की, और प्रिया की आपकी फोटो दिखाता हूं, तो आप में से बहुत सारे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रिया रिकॉग्नाइज कर लेगी उसको। और प्रिया भी रिकॉग्नाइज तब कर पाएगी क्योंकि प्रिया को दिखाई गई है, वो प्रिया ने बहुत बार देखी है। यदि प्रिया को नहीं दिखाई तो प्रिया भी पहचानेगी कौन है ये, मैंने तो नहीं पहचाना। लेकिन फिर भी आज प्रिया उस स्टेज को पहचान नहीं पा रही है, यदि हमने उसको फोटो नहीं दिखाई होती उसकी बचपन की, बताया नहीं होता। फिर भी प्रिया के अंदर कुछ तो चीज है जो कांस्टेंट है। महसूस तो प्रिया कर रही है ना कि मैं ही प्रिया हूं, छोटी थी वो भी मैं प्रिया हूं, 5th में थी वो भी मैं प्रिया हूं, आज मैं प्रिया हूं, 10 साल बाद भी मैं वही प्रिया रहूंगी। तो कोई चीज तो एक कांस्टेंट है ना, बनी हुई है थ्रू दैट लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर चेंज हो रही है, वो चीजें अलग हो रही हैं। तो इसका मतलब एक चीज जो हमारी आइडेंटिटी को बनाए हुए है, हमारी पहचान को बनाए हुए है, हमें बनाए हुए है, वो और शरीर के रूप वो अलग अलग है। एक्सीडेंट भी हो सकता है हमारा, शरीर का रूप और भी बदल सकता है। कुछ बहुत लीन एंड थिन होते हैं, फिर बाद में बॉडी बिल्डिंग करके बहुत अच्छी सी मसल्स वसल्स बना लेते हैं, दोस्त पहचान भी नहीं पाते कि भाई आप ये तो दिख ही नहीं रहा, पहले तो कुछ और था, पहचान में ही नहीं आया। ये सारी चीजें क्या हैं आप समझ लो। इसके बीच में एक कॉर्ड जुड़ी हुई है जो आपको आपकी पहचान दे रही है, ठीक है। उसको हम मान लो यहां मान लेते हैं, उसको चेतना मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रकृति कैसे काम कर रही है? जितने भी सत, रज और तम थे, ये तो तीनों चीजें थी, इन चीजों के अंदर वेरिएशन कब स्टार्ट हुई? जैसे ये पंखा है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ही आपने इसका स्विच ऑन कर दिया, करंट नहीं आ रहा तो भी नहीं होगी। जैसे ही करंट आया इसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गई, आपने स्विच बंद किया, इसने रोक दिया। सेम करंट है, फ्लो कर रहा है, लेकिन हर चीज के अंदर वो उसकी आउटपुट को बदल रहा है। वही इलेक्ट्रिसिटी यहां पंखे को चला रही है, वही यहां इस रिकॉर्डिंग कर रही है, वो यहां इस कंप्यूटर को चला रही है, वो यहां ठंडा कर रही है एसी के माध्यम से, और वही चीज हीटर के माध्यम से होती तो वो उस चीज को गर्म कर रही होती। तो एक ही चीज के इतने सारे रूप, वो रूप कैसे, क्यों बदले उसके रूप? इसलिए बदले कि इनके अंदर जो कंपोनेंट थे वो अलग अलग थे। सोर्स तो एक ही यूज हो रहा है, लेकिन जो कंपोनेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट है। वो अलग अलग कंपोनेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं अलग अलग। फ्रिज के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो ठंडा कर रहे हैं, हीटर के अंदर कुछ कंपोनेंट होंगे जो गर्म कर रहे हैं। आप समझ गए? ऐसे ही जब चेतना, कॉन्शियसनेस, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हम उस चीज में नहीं जाएंगे क्योंकि यहां फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहे, हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं किस तरह से, और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम डेप्थ में भी नहीं जा रहे।
बहुत ऊपरी स्तर पर जा रहे हैं, जहां तक आपको समझ में आ जाए। तो यहां जैसे ही चेतना किसी चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाशित करती है, उसको एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट करने के बाद ये क्या है, इनके अंदर वेरिएशन स्टार्ट हो जाती है, और इनकी वेरिएशन फिर चीजें बनाने शुरू कर देती है। पेड़ बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, पानी बन जाता है, सारी चीजें आपने देखा होगा ना, है 3 चीजें होती हैं, एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो सब बन रहे हैं। उन सब के पीछे एक कारण ये कि कॉन्शियसनेस जैसे ही उसके अंदर आई तो क्या क्या होने लगी, उस वेरिएशन से चीजें बनने लग गई। ठीक है, इसका उदाहरण हमने समझा ही दिया। ठीक है, तो यहां जब ये सारी चीजें, तो यहां पर हम कहेंगे कि प्रकृति जो है इसके साथ एक और एलिमेंट जुड़ गया ना, यहां ये जुड़ गया, चेतना जुड़ी, उससे ही तो हुआ। ये एलिमेंट्स हमने पहले क्या था, ये तीनों एलिमेंट्स क्या थे, बराबर मात्रा में थे और रुके हुए थे। इनको एक्टिवेट किसने किया, जब इसने, इसको आप चाहे प्रकाश मान लें, चाहे कोई एनर्जी मान लें, एनर्जी मान सकते हैं आप, इसको एनर्जी भी है, क्योंकि एनर्जी की जो फॉर्म है वो क्या है, चेंजेस होती हैं, तो वो उतने मात्रा में ही बनी हुई है। आप इसको एनर्जी भी ले सकते हैं, जिसको मैंने चेतना कहा है, मतलब जो जिससे आप कन्वीनियंट है आप उस चीज को लें। अब क्या है कि जब हम चेतना की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे धरती के अंदर कोई चीज दफन हो गई, पेड़ पौधे पत्ते दफन हो गए, धरती के अंदर हीट थी, वो हीट के ऑक्सीजन थी नहीं, उसने किसका रूप ले लिया, हाँ जी, किस चीज का रूप ले लिया, उसने कोयले का रूप ले लिया। अब जब आपने कोयला, उसने क्या कर दिया, उस एनर्जी को गेन कर लिया, जो हीट एनर्जी थी उस कोयले ने उसको गेन कर लिया, और जब आपने बाहर जलाया तो उसने हीट प्रोड्यूस कर दी, उस एनर्जी को रिलीज कर दी, और वापस किस स्टेट में आ गया, उसी स्टेट में आ गया। क्लियर। तो जब हम ये बात कहते हैं कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करती है, यही बात ये भी कह रहे हैं, ये फिलॉसफी भी कह रही है और साइंस भी कह रही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो इसका हमने उदाहरण ले लिया। ऐसे ही क्या है, जो ये एनर्जी है ये सारी चीजों को मूवमेंट में डालेगी। और अब यदि हम साइंस में जाएं, जैसे हम किसी भी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले गए, इस पेन को मैं लेके गया, जितना ऊपर लेके जाऊंगा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसकी वजह से गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि एनर्जी की मूवमेंट जो है उसकी वजह से हो रही है। चेतना जिसको आपने कह दिया, कॉन्शियसनेस आपने कह दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, प्रकृति में हमने 3 चीज दे दी ना, जैसे हमने साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके आगे भी हम जाएंगे तो क्वार्क है, और क्वार्क में भी जहां तक भी है कि उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप सबने देखा और आपके दिमाग में जो कलर चल रहा है आपको वही कलर नजर आएगा। वेवलेंथ, वेव की थ्योरीज आपने पढ़ी होगी साइंस के अंदर कि हर चीज की एक वेवलेंथ होती है। ये कलर्स क्यों दिखाई देते हैं, वेवलेंथ की वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मैंने शर्ट डाल रखी है इसलिए। तो सबके पीछे एक पूरा एक नियम काम करता है, वो है कॉज एंड इफेक्ट का। तो यहां जब आपने एक क्वेश्चन पूछा तो एक और बता देता हूं मैं कि किसी भी चीज के अंदर जब उस चीज के अंदर उस चीज का एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल है तो ही वो एक्सप्रेस करेगी, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीज है, एक बीज के अंदर एक पोटेंशियल है किस चीज का, पेड़ बनने का, तो ही वो बनेगा। मैंने इस चीज को बो दिया और सारा एनवायरमेंट वैसा दे दिया तो इससे कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। तो हर चीज जो है वो पोटेंशियल लेके रहती है, उस पोटेंशियल से ही वो आगे बढ़ती है। और दूसरी बात क्या है, यदि हम बीज को अलग सोचें, बीज अलग थोड़ी है, बीज तो एक्सटेंशन है, एक चेन चली आ रही है ना, एक पेड़ बना, पेड़ से प्रोसेस हुआ, पॉलीग्रेन्स ट्रांसफर हुए, उसके बाद फूल बना, उससे फिर बीज बना, वो बीज एक्सटेंशन है, उसी चीज की एक्सटेंशन है, फिर आगे वो बन गया, फिर उससे बीज हो गए। तो ये बेसिकली क्या है, वही चीज चल रही है, लेकिन चीज कहां से निकल के आएगी, यदि उसके अंदर उस चीज को मैनिफेस्ट करने का पोटेंशियल है तो। जैसे तिल के अंदर से आप तेल निकाल सकते हैं, सरसों में से तेल निकाल सकते हैं, रेत में से तेल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है उस चीज का। तो कार्य कारण का जो सिद्धांत है ये है
कि हर चीज के पीछे देयर इज अ कॉज। और एक सिद्धांत और आ जाएगा कि जो चीज परमानेंट है, कुछ चीज ऐसी जो परमानेंट है, परमानेंट है तो ना उनका बर्थ हुआ है और ना उनकी डेथ होगी। आप समझ गए? आदि है, तो जो आदि चीज है उनको हम हिंदी में आदि कहते हैं। तो आदि है तो ना उनका जन्म होता है ना वो मरती है। और जो चीज ऐसी है जो परमानेंट है, जिनका ना जन्म हो रहा है और ना जो मर रही है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट काम नहीं करेगा। यदि बारिश हुई आज तो इसका कारण क्या है बारिश का? बादल। बादल है ना कारण। बादल नहीं होंगे तो बारिश हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक कारण है, कारण से ही कार्य निकलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन हुई है, बादल बनते हैं ना, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर तैयार हुआ, उसमें बादल बन गए, और बादल से क्या हो गई? बारिश बन गई। बारिश होने के बाद क्या हो गया? वो कारण खत्म हो गया, बादल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद तो बारिश होगी नहीं। तो जब तक, दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब तक कारण है, कॉज है, तब तक इफेक्ट है। कॉज खत्म हो गया तो इफेक्ट भी खत्म हो गया, अभी बारिश भी खत्म हो गई। तो आपका सवाल क्या था? वो बता दिया, वो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप कुछ भी कह सकते हैं। वो जो चेतना है दैट इज एनर्जी। और जो एनर्जी ना घट रही है ना बढ़ रही है, हमने एक साइंटिफिक फैक्ट है ना ये, कि एनर्जी इज कांस्टेंट, और एनर्जी क्या कर रही है? अपने आप को रूपांतरित कर रही है। तो यदि एनर्जी कांस्टेंट है, यदि ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कंज्यूम नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई आदि और अनंत भी नहीं है, उसका कोई बर्थ भी हम नहीं कह सकते। और क्योंकि ये फैक्ट हम देख रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट उतनी बनी हुई है, तो डिके भी नहीं हो रही हो, तो डिके भी नहीं हो तो उसकी डेथ भी नहीं होनी। बेटा इस चीज का साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। साइंस यही तो कह रहे हैं ना कि जो चीज बनी नहीं है इसका मतलब परमानेंट है। परमानेंट चीज का कोई कारण नहीं हो सकता। अब कोई, हम बने हैं तो कारण है, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, मेल एंड फीमेल मिले होंगे तो हम, उसका रिजल्ट हम है। ये बिल्डिंग बनी है, उसका भी एक कारण होगा। जो चीज निर्माण हो रहा है, जिस चीज का, जो चीज बन रही है, उसका एक कारण है। लेकिन जो चीज ना बनी है और ना उसका अंत है, उसका कारण हम ढूंढ नहीं सकते। मे भी हो, लेकिन आज की तारीख में ना साइंस ढूंढ पा रही है उस कारण को कि एनर्जी कांस्टेंट क्यों है, और ना हम कह पा रहे हैं उसका। तो हम यही कहेंगे कि जो चीज कांस्टेंट है, ये लॉजिक भी समझ में आता है कि जो चीज, जिस चीज का जन्म हो रहा है, उस चीज का अंत होगा, पक्का है, निश्चित है। इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, चाहे हम हैं, चाहे पत्थर है, चाहे पेड़ है, चाहे पठार है, सारी चीजें डिके हो रही है धीरे धीरे। आप साइंस में पढ़ते हो, मरुस्थल भी फैल रहे हैं, ये भी हो रहा है, पहाड़ घट रहे हैं, नदी है, जो भी सारी चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस एक समय में क्या करेंगे? ये सारे चेंजेस ये डिस्ट्रॉय कर देंगे इस प्लेनेट को। लेकिन एनर्जी तो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी किसी और फॉर्म में चली जाएगी, और फिर वहां से फिर वही तीन चीजें यहां से आ जाएंगी, और फिर दोबारा निर्माण हो जाएगा। आप समझ गए? क्योंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, ना तो हम साइंस पढ़ रहे हैं ना फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उतना ही जितना जरूरी है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगे कि ये पॉइंट यहां क्लियर नहीं हो रहा, तो हम उसको लेंगे। किसको जी? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं कह रहे हम। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता था कि भाई वहां तक ये था कि कोई फोर्स अप्लाई होगा, ये फिर बाद में हमें ये नहीं पता था कि इसके अंदर भी मोशन है, ये अंदर भी ऑसिलेट कर रही है। हमने एक चीज और एड ऑन कर दी, उसमें एड ऑन करी। हम उन प्रिंसिपल्स को तो कर ही नहीं रहे, न्यूटन के प्रिंसिपल तो आज भी वैसे वैसे। अब और आगे जाएंगे तो रिलेटिविटी की बात आ जाएगी। ये चीजें क्यों हो रही है, दोनों चीजें मोशन में हमें नजर क्यों नहीं आती? जैसे उदाहरण के लिए कि आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, अब गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, आपने छिलका बाहर फेंका, तो वहीं गिरेगा या पीछे गिरेगा? पीछे गिरेगा। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे आप बॉल उछाल रहे हो, वो पीछे जानी चाहिए ना, वो क्यों नहीं जा रही? इसके पीछे भी, सबके पीछे सिद्धांत है, पर हम मतलब साइंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हम यहां। आप समझ गए? तो वो रिलेटिविटी के जो सिद्धांत है वो अलग, उस पर परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। लाइट का भी इसके अंदर बहुत सारे आपको, ठीक है।
इसमें भी है, सांख्य में भी है वो सारी चीजें, पर हम तो बेसिक समझने की बात कर रहे हैं। अब यहां आपने देखा कि ये प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, ये इसके अंदर वेरिएशन क्यों आए? इन तीनों की वजह से, और इन तीनों के लाखों कॉम्बिनेशन बन गए और उन्हीं से चीजें बन गई, अलग अलग चीजें बन गई। अब हमारा निर्माण भी कैसे हुआ है? हमारा निर्माण भी प्रकृति से हुआ है। 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, सबको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से बेटा? हाँ ठीक है ना। एयर हो गया, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जल और आकाश। अब यहां किसी को डाउट है क्या? आकाश का मतलब वो आकाश नहीं है। आकाश का मतलब यहां क्या है? आकाश का मतलब वैक्यूम। ठीक है, जो भी चीज फ्लो करती है तो उसके अंदर वैक्यूम बनता है। आपका शरीर काम कर रहा है तो वैक्यूम से कर रहा है। छींक आती है, कहीं वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा, कहीं उसने एक्सपेंशन क्रिएट किया है। आप समझ रहे हो सारी चीजें? तो ये सारी चीजें किस तरह से हो रही है? हमारे शरीर के अंदर भी इस आकाश की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। ये जो वैक्यूम है, आकाश का मतलब कुछ नहीं, वैक्यूम वो है। और सारी क्रियाएं हमारी उससे होती है। हमारा खाना पच रहा है, हमने खाना खाया है, उसकी जो मूवमेंट हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर, फिर वो बाहर निकल रहा है, वो सब इन्हीं की वजह से हो रहा है, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, जल का आपको पता ही है। दोनों जगह यदि हम बेसिक अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेंगे और हम पृथ्वी को लेंगे तो मोर और लेस सेम आ जाएगा। 70% पानी पृथ्वी के ऊपर है, 70% हमारे अंदर है। सारी रेशियो एज इट इज आ जाएगी। उसके भी कोर के अंदर सारा कुछ करने के लिए हीट है, हमारे भी पेट के अंदर हीट है, जनरेट होती है तो ही हम एक्टिव है। जैसे हीट डाउन हुई तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर देंगे हम, सेम स्ट्रक्चर को बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, तो जो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। उसके अंदर इतनी इतनी दूरी के ऊपर हेवनली बॉडीज प्लेस्ड है, जितनी दूरी पे जिस रेशियो में हमारे शरीर के अंदर है, वो प्लेस भी, आकाश भी, इस तरह से वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां जो ये 5 इंग्रेडिएंट हैं, इन 5 इंग्रेडिएंट को हम किसी भी एनवायरमेंट में इकट्ठा कर देंगे तो क्या आदमी बन जाएगा? चेतना चाहिए उसके लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इन 5 इंग्रेडिएंट से, इनसे जो चीज बन रही है, क्योंकि ये पांचों इंग्रेडिएंट क्या है? जड़ है, ये अपने आप में नॉन लिविंग है। ये जो जड़ चीज है, इस जड़ के अंदर जब कोई एनर्जी प्रवेश करती है तो ये जड़ किस में बदल जाते हैं? एक्टिवनेस में। ये ग्रो भी करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, भावना आ जाती है, देखने लगते हैं। तो इसको एक्टिवेट क्या कर रहे हैं? इन पांचों तत्व को ये एक्टिवेट कर रहा है। और ये जो पांचों जो तत्व हैं इनके अंदर, तो किसी भी उसका जो बेस है वो किससे बना हुआ है? सत, रज और तम से बना हुआ है। सत जो है, इसको हम यदि फर्दर वो करें तो ये लाइट है, प्योरिटी है, ठीक है, ट्रुथ है, वाइट है, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सत के। ठीक है, कहते हैं ना अपने सत पे रहे, आपने सुना होगा, बड़े बूढ़े गांव में कहते हैं। तो सत पे रहे मतलब सत कौन से इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा है? प्योरिटी की बात कर रहा है, लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, आपको जो भी अच्छे इंग्रेडिएंट आपके लाइफ में, उनकी बात कर रहा है। रज किस चीज की बात कर रहा है? रज जो यहां पर है, ये बात कर रहा है एक्टिवनेस की, एक्टिविटी की बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने की बात कर रहा है, जर्क की बात कर रहा है, इनिशिएट करने की बात कर रहा है। ये सारी बातें ये कौन कर रहा है? रज कर रहा है। और तम क्या है? इट इज डार्क। इसको लाल रंग से भी डिनोट करते हैं। ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, तीनों कलर हो गए ना हमारे। तो ये डार्क हो गया, यहां अंधेरे संबंधित हो गया, डार्कनेस हो गया, डल हो गया, आलस्य हो गया, आपका आराम हो गया, आराम करते हैं ना आप, निद्रा हो गई, ये सब इससे हो गई। ठीक है, अब आप देखो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा
स्वभाव बनता है। अब हमारे अंदर जो भी चीजें होंगी, आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बताएं तो हम एक्सप्लेन कर देंगे उसके अंदर इन तीनों में से कौन सी चीजें हैं जिससे वो ऐसा है। एक आदमी आलसी है तो आप क्या बताओगे? तमोगुण है उसके अंदर। एक आदमी बहुत एक्टिव है, रजोगुण प्रधान है उसके अंदर, और वो इतना एक्टिव है, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन भी चाहिए। एक्टिव मतलब यूपीएससी की आज बात हुई, आज पता लगा, आज ही एडमिशन ले लिया, आज ही बुक्स लिया है, आज ही नोट्स खरीद लिए, आज ही टेस्ट सीरीज ले ली, और 4 दिन में धीरे धीरे बैक टू पवेलियन जैसे थे। इसका मतलब क्या था? एनर्जी तो पूरी है उसके अंदर सारी, लेकिन उसको किसमें नहीं, कंसिस्टेंसी में नहीं बदल पाया उसको। इसका मतलब क्या? यहां से कुछ चीज की कमी थी, ज्यादा क्या था? ये था। तो एक्टिवेट तो कर दिया उसने, लेकिन फिर धीरे धीरे वहीं आ गया। तो सत है व्यक्ति में, यदि रज का और सत का कॉम्बिनेशन है तो कैसा व्यक्ति होगा? वो एक्टिवेट रहेगा, लगातार काम करता रहेगा, अच्छे काम करेगा। यहां है तो ये क्या करेगा? चोरी की सोचेगा, ठगी की सोचेगा, किसी के पैसे मारने की सोचेगा, आइडियाज, पड़ा पड़ा आइडियाज, कैसे आइडियाज लगाएगा? किसी को लूट लूं, कुछ नहीं तो ये कौन से स्कैम चलते हैं आपकी मोबाइल के ऊपर, ये फ्रॉड चलते हैं, साइबर फ्रॉड है, ये है, ऐसी चीजों में उसकी रुचि होगी। तो आप समझ रहे हो? इन तीन चीजों से, इन तीन चीजों की वेरिएशन से हमारा स्वभाव बन रहा है। और अब आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा वेरी करती रहती है। कभी आपने कहानी सुनी होगी कि श्रवण कुमार जो है, जब आपको ब्रेक लेना हो बता देना, क्योंकि मेरे लेक्चर 8 घंटे तक भी लगातार हो सकते हैं। तो आप अपना पोटेंशियल देख लेना। तो जब आपको महसूस हो कि भाई ब्रेक की जरूरत है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी होती है किस चीज को सीखने समझने की, तो पहले जो 40-45 मिनट होते हैं हम बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, ऊपर से जाने लगता है, तो वहां हम ब्रेक दे देंगे। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम? वापस श्रवण कुमार की बात कर रहे थे। तो वो हर जगह से जुड़ी हुई है। मैं करनाल गया तो एक आदमी बोल रहा था कि भाई साहब यहाँ ना, यहाँ के पानी में वरदान है। श्रवण कुमार यहाँ आया था तो उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, और ये बोला क्या मेरी जिंदगी बस इन्हीं के लिए, और चला गया था आगे। फिर मैं कुरुक्षेत्र गया तो उन्होंने भी एक कहानी सुनाई, मतलब वो उसके साथ कनेक्ट कर ली कि यहाँ के लोग मतलब ही हैं ऐसे अवस्था के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज भी कांस्टेंट नहीं है हमारे अंदर, ये भी वेरी करती रहती है। आपने एक फिल्म देखी होगी, शादी में जरूर आना, तो उसमें क्या था? बंदे की ईगो पे बात आ गई, आलसी था, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन ईगो ने क्या कर दिया? वेरिएशन चेंज कर दी कि अब इसको मैं दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक्टिवेट करने के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सारे, उसमें आपके ये सारे आ जाएंगे। लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, समझ आ जाएगी, समाज सेवा आ जाएगी, आपकी रिकॉग्निशन आ जाएगी, पहचान आ जाएगी, ये सारी चीजें। तो ये सब अब यहां समझने की बात यह है कि जो हमारा मन तक है ना, मन, हम कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? दो चीजें हो रही हैं हमारी। एक तो हमारी जड़ है, जड़ के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, एक चेतन है। तो जड़ और चेतन भी तो आपस में कनेक्ट होंगे ना किसी चीज से, है ना? अब मन को समझते हैं। अब मन को ना समझना बहुत मुश्किल है, मन कनेक्टिंग फैक्टर है इन दोनों का। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन जो है, मन उत्पन्न ही तब होता है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको एक। आप बड़ी सहजता के साथ रोज 6 बजे उठ जाते हो, सारे उठ जाते होंगे 6 बजे तो शायद नहीं, तो लेट। अच्छा, कितने बजे उठते हो? क्या नाम है आपका? प्रीति लेट उठती है। कितने बजे उठते हो? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई बैलेंस ही नहीं है रजतम का। तो इसको क्या कहेंगे? डिसऑर्डर कहेंगे। कौन ऐसा है जो लगभग निश्चित समय पे उठता है? आप उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठते हैं। तो 5 बजे आप उठते हैं, 5 बजे उठने में आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। तो तकलीफ क्यों नहीं होती?
क्योंकि आपके ऊपर कोई चीज मन जैसी आ नहीं रही है। लेकिन किसी दिन आप लेट सोए हो तो एक विचार आता है ना कि आज तो बहुत लेट सोए थे, 1 घंटे और सोना चाहिए, जबकि आपकी आंख खुल चुकी है उसी समय। ये कौन प्रेरित कर रहा है आपको? ये मन कर रहा है। तो मन क्या है? मन हमेशा आपको आपकी जो दशा है, आपकी जो मूल प्रकृति है, उसके विपरीत लेके जाएगा। आप 2 रोटी खाते, कहीं गए, सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, तो आपने 1 रोटी और ले ली। ना आपके शरीर की डिमांड है, किसने प्रेरित किया? मन ने। अब वो मन आपका भला करने वाला है या बुरा करने वाला है? बुरा करने वाला है। हर चीज के अंदर थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, या ठंड है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, एक आइसक्रीम और खा लेते हैं। ये सारी चीज क्या है? जब आप अपने स्वाभाविक जो स्वभाव है, जो नेचुरल आपका जो वो है, उससे जब भी डेविएट करते हैं तो वहां पे मन जैसी चीज पैदा होती है और वो आपको खराब करती है। तो मन क्यों खराब करता है? क्योंकि मन का जो तल है वो इन चीजों में है। यहां मन आपको प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति से जोड़ता है मतलब आपको इस दुनिया में रखना चाहता है, और एक संघर्ष चलता रहता है। एक संघर्ष चलता है, जो चेतना है वो आपको ऊपर उठाना चाह रही है। वो कह रही है कि प्रकृति के साथ रहेगा तो खराब हो जाएगा। और मन क्या है? क्योंकि मन इसी का इंग्रेडिएंट है। तो जिस चीज के जैसे मरकरी है, मरकरी की एक गोली आप उसको अलग अलग कर दो, आपने खेला होगा कभी भी, और फिर नजदीक लाओगे तो एकदम उसी के अंदर मिल जाती है, क्योंकि सेम है। पानी के अंदर पानी मिलाओगे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति सेम है। तो मन की और इसकी प्रकृति सेम है, क्योंकि ये भी जड़ है और मन भी जड़ है। तो मन क्या करेगा? आपको वहीं खींचेगा, आपको इन्हीं में आपका मन लगाएगा। अच्छी चीज देखने की मिल रही है, देखता रहे देखता रहे। अभी आज मैं गाना सुन रहा था, मैंने एफएम सुनता नहीं हूं, गाड़ी में आ रहा था तो पहली बार, तो उसमें गाना आ रहा था, तो वो मुड़ के ना देख, ऐसा कुछ गाना आ रहा था। अभी कोई नया ही गाना आया है। तो मुड़ के देखने के लिए किसने प्रेरित किया? मन ने प्रेरित किया कि एक बार तो देख ले, पता नहीं फिर देख पाए ना देख पाए। और इसका कॉम्बिनेशन ऐसा भी है, प्रकृति का और पुरुष का कॉम्बिनेशन जो है, पुरुष यानी कि चेतना, पुरुष का मतलब वो नहीं है। प्रकृति का काम है अभिव्यक्त करना। प्रकृति यदि आकर्षित नहीं करेगी तो पुरुष निष्क्रिय हो जाएगा। आप समझ रहे हो? यदि हम गुणों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। और हम बॉडी को कम, उस इंग्रेडिएंट को कम, उसके गुणों से ज्यादा पहचानते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल क्या है? एक कॉम्बिनेशन है कुछ गुणों का। गुण क्या है? लाल रंग एक गुण है, पत्तियों का आकार एक गुण है, उसके साथ हरे का कॉम्बिनेशन एक गुण है। तो हमने किस चीज को पसंद किया है? गुणों को पसंद किया है। एज सच गुलाब को पसंद नहीं किया हमने। यदि उनके गुणों को हटा दिया जाए तो गुलाब का अस्तित्व है? कुछ भी नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि प्रकृति के अंदर हजारों लाखों गुण हैं। क्लियर ये बात? और आप देखते भी हैं, गर्म है, ठंडा है, सुंदर है, बड़ा है, छोटा, ये सब क्या है? गुण है। पहचानते हैं ना हम इसके जरिए। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो किसके जरिए करते हैं? उसके गुण के जरिए। मान लो अब आपने मेरा नाम नहीं पूछा, आपको पता भी नहीं है नाम, तो आप सर ने पूछा कि क्लास किसने ली थी, तो आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि एक गंजा सा व्यक्ति था बाल उड़े हुए थे, लगभग इस उम्र का था। तो ये सारी चीज क्या? मेरे गुण है। आपने मेरे को एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे गुणों को एक्सप्लेन किया। उन गुणों के आधार पर उन्होंने भी परसीव कर लिया। तो ये फिर अलग एक सेगमेंट चल जाता है कि अब जैसे इसी पे थोड़ा सा इसको भी एलोबरेट कर देते हैं, आपके काम आएगा। अब ये कुर्सियां हैं यहां पर, वो भी कुर्सी है, तीसरी भी कुर्सी है। मैं आपसे कहूं कि भाई एक आइडियल कुर्सी कौन सी है, परफेक्ट कुर्सी कौन सी है? आप बता पाओगे परफेक्ट कुर्सी कौन सी है? हाँ जी, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? सब गुणों के आधार पे है। और यदि परफेक्ट कुर्सी हो जाएगी तो परफेक्शन के बाद कुछ होता नहीं है, इसका मतलब वो अंतिम हो गई। लेकिन क्योंकि हम किन से बने? 3 इंग्रेडिएंट हमारे अंदर है ना,
हम एक रूपता हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, एक कुर्सी को हम बता ही नहीं सकते। तो बेसिकली क्या हो गया फिर, परफेक्ट कुर्सी कौन सी है? तो परफेक्ट कुर्सी इज एन आइडिया इन योर ब्रेन ओनली। बस आप उसकी तलाश कर रहे हो, आप उसके नजदीक पहुंच रहे हो, आपके अनुकूल ये है। तो आपकी जो ब्रेन के अंदर जो आइडिया है, वो आइडिया उस कुर्सी से मोर और लेस मैच हो जाता है, तो आप कहते हो कि ये मेरे लिए सही है। तो आइडियाज आपके दिमाग में है, तो आप समझ गए। तो गुणों का जो वेरिएशन है, इसीलिए हम किसी एक चीज को पसंद नहीं कर पाते, इसीलिए हम सारे एक रंग को पसंद नहीं करते, वो सारी चीजें। अब यहां मोटे मोटे तौर पे हमने देख लिया कि जो मन है, मन किसका इंग्रेडिएंट है? प्रकृति का, जड़ का है। और मन आपको खींचता है सारी चीज में। मन आपको कहां लेके जाता है? कंफर्ट जोन में लेके जाता है। मन कहता है आराम कर ले, अभी रोज रोज उठने की जरूरत नहीं, आज संडे है। ये कौन बता रहा है? मन बता रहा है। यदि मन नहीं होता तो आप अपने टाइम पे आराम से उठ जाते। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लो पूल के अंदर हमने जंप लगाना है, यदि हमने सोचा ही नहीं कुछ भी और सीधे जंप लगा दिया तो हम लगा लेते, लेकिन उस एज के ऊपर आके हम खड़े हो गए और हमने देख लिया और मन उत्पन्न हो गया, यहां से गिरेगा, लग जाएगी, डर को उत्पन्न कर दिया, सारी चीजों को, तो उसने क्या कर दिया? एक रुकावट पैदा कर दी। और ये चीजें नेचुरल भी है। नेचुरल इसलिए है कि आपके बॉडी को, क्योंकि 4 इंग्रेडिएंट, बेसिक जो इंग्रेडिएंट है जो जानवरों में हमें मिलता है, वो भय है, डर है। वो डर क्या है? वो डर हमें सुलभ वातावरण दे रहा है जीने के लिए। यदि डर नहीं होता तो फिर तो ट्रेन के सामने ही सेल्फी ले रहे होते, आने दे ट्रेन, क्या फर्क पड़ता है? वो डर है ना, हमें रोक रहा है ना कि टकराएगी, मर जाएंगे। मौत का डर जो है वो हमें रोक रहा है। तो मौत का डर सबके बीच में कॉमन है, और उस मौत के डर के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे उसमें बॉडी के अंदर। आप काम करते हो, थक जाते हो, वो थकान क्या है? वो इंडिकेशन है कि भैया आप रुक जा, वरना डिजोल्व हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो आपको रोक रहा है। पसीने आते हैं, वो क्या है? एक मैकेनिज्म है। आपको डर लगता है, एक मैकेनिज्म है। आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है, एक मैकेनिज्म है। कोई चीज आपको ऐसी, शेर आ जाए आपके सामने तो क्या होगा? या तो आप लड़ोगे उससे। यदि शेर जैसी चीज आपने देख नहीं रखी है पहले कभी और आपके सामने आ जाए तो आप निश्चित रूप से लड़ोगे। लेकिन क्योंकि शेर के बारे में आपने सुन रखा है, समझ रखा है, आपकी स्मृति में है कि छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, और इंसान के मांस को बहुत आनंद के साथ खाता है, तो आप क्या है? आप तुरंत उससे भागने की कोशिश करोगे। एक आधा आपने उदाहरण सुन रखे होंगे, वो व्यक्ति शेर से लड़ा था, लेकिन आप उस एक्सेप्शन में नहीं जाना चाहोगे कि वो लड़ा था, वो कहानी हो सकती है, उसमें कितनी सच्चाई है आप उसको यहां एक्सप्लोर नहीं करोगे। इस मूवमेंट पे आप भागोगे। अब आपको भागने के लिए क्या कर रहा है? आपका शरीर फिर आपको एक एनवायरनमेंट दे रहा है। इस समय मान लो शेर सामने है, आपका क्या नाम है? कुणाल। कुणाल के सामने शेर खड़ा है और कुणाल की गर्लफ्रेंड ने ये कहा है कि 4 बजे फोन करना है, और उस समय 4 ही बजे हैं। तो कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करेगा? कितनी संभावना है? 0%। क्यों नहीं करेगा? इसको पता है वो गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी तो शेर से ज्यादा खतरनाक है वो, तो फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस समय आपको बचाने के लिए आपके केवल वाइटल पार्ट्स जो है ना, उनमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आपके जो हार्मोन्स हैं उनने आपकी सिचुएशन ऐसी बना दी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद, आपकी मतलब एनर्जी जो हम खाते हैं वो अलग अलग उसमें कंज्यूम होती है ना। थॉट प्रोसेस में भी बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होती है, इमोशंस में भी बहुत सारी कंज्यूम होती है। इमोशंस में आपने देखा होगा, रात को आप सो रहे हैं, आपको डर लगा और अचानक से आपकी आंख खुलती तो आप पसीने पसीने होते हो। आप नहीं कर रहे, एक इमोशन ने आपके पूरे शरीर के अंदर पसीने ला दिए। आप सोचो, तो यदि आप होश में हो तो वो कितना भारी काम कर रहा होगा। तो ये सारी एनर्जी को उसने क्या काम कर दिया? आपके बचाने के लिए उसने उन सारी चीजों को, केवल वाइटल ऑर्गन्स जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन चीजों को एक्टिवेट रख के बाकी जगह से सप्लाई काट दी। तो वो क्या है? आपको हार्ट पंप करना है अच्छे से, तो आपकी सप्लाई कहां चलेगी? हार्ट में चली गई। इमोशंस आपके बंद कर दिए, भाई यहां सबके बारे में सोचना बंद कर,
जान होगी तो ठीक है, जान ही नहीं बची तो क्या बचेगा। तो यहां पर अच्छे बुरे इमोशन सब खत्म हो गए। आईएएस बनना है, घर जाना है, ये चीज खरीदनी है, इसका जन्मदिन है, सब खत्म है। और सिर्फ क्या काम कर रहा है आपका, सिर्फ बचाने का, कि आप अपने आप को कैसे बचाओगे। आपकी हिम्मत है तो लड़ जाओगे, और हिम्मत नहीं है तो भाग जाओगे। तो भागने के लिए आपको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दे दिया, आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन फ्लो सारी उन चीजों से रुक के ऑक्सीजन फ्लो कहां चली गई। तो कहते हैं ना, डर के समय आप निर्णय लेने में बहुत बार अक्षम होते हो, आपको सूझता नहीं है। सूझता यूं नहीं है कि आपके ब्रेन की भी जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन सप्लाई कहां हो गई, आपकी मसल्स में, भागने के लिए जरूरी है। तो ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, और ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन साधु संत क्या कहते हैं, इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया में सुख है ही नहीं। वो भी बात सही कह रहे हैं, उसका भी हम एक्सप्लोर करेंगे तो वो एक अलग उस पर चला जाएगा। लेकिन तो हमारे लिए जो हम देख रहे हैं कि ये जो मन है ये क्या काम कर रहा है, मन हमें मतलब एक कंफर्ट जोन में आ रहा है, और मन वहां तुरंत खत्म हो गया। अब मन नहीं है वहां, अब वहां को कुछ नहीं सूझ रहा है, भागने के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। मैंने यहां से कुछ फेंक के मारा तो आपका मन नहीं कहेगा कि चल बेटा हाथ ऊपर कर, बच इससे, क्योंकि इतने में आप सोचोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होगा, और ये तुरंत बचाने के लिए सारी चीजें हमारे अंदर हैं। तो यहां जड़ तक की बात हो रही है हमारी। अब सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब जैसे आप हो, काम करने के बाद रात को सोने की आवश्यकता होती है ना, और कितनी बुरी सिचुएशन हो उसमें भी आप सोते ही हैं, चाहे कम सोएं, दिल टूट जाता है तो भी तो आदमी सोता ही है। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा किसी का भी, तो भी आदमी सोता ही है। तो इसका मतलब क्या है, दिल टूटने से भी ज्यादा एसेंशियल क्या है हमारे लिए, सोना। अब वो दिल किसी भी कारण से टूट सकता है, फेलियर की वजह से टूट सकता है, किसी की निजी व्यक्ति की मौत की वजह से टूट सकता है, सो मेनी रीजंस। लेकिन उसके बाद भी हम पूरी तरह से टूट चुके हैं, हम बहुत बुरी अवस्था में, फिर भी सोने की जरूरत है, तो रिलैक्स करने की जरूरत है। तो एक हिंदू थ्योरी अपना लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई आत्माएं बार बार जन्म लेती है, तो इसको भी तो रिलैक्स की जरूरत होती होगी। तो आत्मा का हित किस में है, मुक्ति में, कि थोड़े दिन इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, तो भी रिलैक्स करना चाहती है, आत्मा का अपना हित है। एज्यूम कर लेते हैं, जब आप सोचते हैं कि भाई हमें आराम की जरूरत है, तो उसको भी तो आराम की जरूरत होती होगी। तो वो क्या कर रही है, आत्मा उसको ऊपर पुल करती है कि भाई तू इन चीजों से ऊपर उठ जा, मैं से, मेरे से, अभिमान से। अभी क्या है, इन सारी चीजों का जन्म होगा धीरे धीरे करके, अहंकार का जन्म होगा, इन सारी चीजों का जन्म होगा, आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाएगी धीरे धीरे। वो कैसे बनेगी, जब बच्चे का जन्म हुआ तो वहां से अगली स्टेज क्या होती है, बच्चा यहां ब्लैंक स्लेट की तरह, लेकिन कुछ चीजें जो है वो साथ लेके पैदा होता है, उसके सर्वाइवल के लिए प्रकृति ने उसको दी है। जैसे कोई भी जीव है वो अपने जीने का रास्ता ढूंढ लेता है कि उसको पोषण कहां से मिलेगा। गाय का बछड़ा है, वो ढूंढ लेता है कि थन कहां है गाय के। इसी तरह से सारे जीव, और नहीं है तो उनकी कोई व्यवस्था है, उनकी मां खिला रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो उस सर्वाइवल को ढूंढ लेते हैं। जैसे मछली है, उसको तैरना आएगा ही आएगा, नहीं तो डूब जाएगी, और डूब जाएगी तो भी क्या फर्क है, उसने रहना तो भी पानी में ही है। वो उड़ जाएगी, ये खतरनाक बात है उसके लिए। तो आप समझ रहे हो, तो एक कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स है जो लेके पैदा होता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे जो मांसाहारी जीव है वो घास नहीं खाएंगे, उसको किसी ने सिखाया थोड़ी है, लेकिन क्या है, उनकी टेस्ट बर्ड और ये जो श्रृंखला चली आ रही है, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, वो किसके अनुकूल है, स्मेल है, टेस्ट है, वो मांस के अनुकूल बने हुए हैं। लेकिन गाय है और सारी चीजें, उनका किसके हिसाब से बना हुआ है, वो उसके हिसाब से बना हुआ है। तो ये सब प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति के कोई अरेंजमेंट ऐसा होता है, उससे ऐसा रिजल्ट निकलेगा, ऐसा होता है उससे ऐसा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन हम क्या है, हम उस स्टेज को एक्सीड कर गए, हम जानवरों वाली स्टेज को एक्सीड कर गए।
जानवरों में भी कुछ क्वालिटी, कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीजों में हमें जानवर होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में हमें इंसान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कुत्ता है, वो डेली आता है आपके घर के सामने और आप उसको रोटी डालते हो, और एक दिन आपको कहीं जाना है, कहीं दावत पे, आपके घर में खाना नहीं बना, तो आपने उसको समझा दिया जिस तरह से समझाना आपको आता है, वो नहीं मान रहा, वो बैठा हुआ है, तो आखिरी में आप क्या करते हैं? एक लाठी का उपयोग करते हैं। वो चला गया, लेकिन अगले दिन वो फिर उसी समय पहुंच जाएगा। लेकिन यदि आप किसी घर इनविटेशन पे हो और आपको रिसेप्शन सही ना मिले, तो फिर आप क्या, आप रुकना पसंद करोगे वहां? या आपको इनविटेशन दिया ही नहीं तो आप जाना पसंद करोगे? आपकी क्लास के अंदर किसी बच्चे का जन्मदिन है, सबको इनवाइट कर दिया, इसको, प्रिया को नहीं किया इनवाइट, तो आप सब कितना ही ताकत लगा लो, प्रिया जाएगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अहंकार है। आप समझ रहे हो? तो अहंकार क्या कर रहा है हमें? क्या कर रहा है बेटा, आप बताओ, अहंकार क्या कर रहा है? मैंने तो एक पशु के साथ आपको रिलेट किया है कि वो लाठी खाने के बाद भी अगले दिन पहुंच जाएगा, लेकिन आप नहीं जा रहे, तो आप किससे, उससे श्रेष्ठ हो? आप सोच विचार कर रहे हो ना कि मैं जाऊंगा तो मेरी तौहीन हो जाएगी, मेरे को ऐरा गहरा समझेगी, वो अपने आप को क्या समझती है, मैं क्या उससे कम हूं? एक नहीं, 1000 भाव आए हैं, उन भावों ने रोका है उसको। इतना इजी थोड़ी है। और मान लो इसकी जगह कोई साधु संत होते, गौतम बुद्ध होते, तो गौतम कहते हुए भूख लगी है, वहां सही, वहां नहीं तो यहां सही, क्योंकि उनके अंदर अहंकार ही नहीं है, उन्होंने अहंकार को खत्म कर चुके हैं। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रहे, किसी ने इनवाइट किया है तो नहीं है। वो किस चीज से ऊपर उठ गए? वो द्वंद से ऊपर उठ गए, वो कन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ गए। हम किसके शिकार होते हैं? कन्फ्लिक्ट के शिकार होते हैं। तो यहां क्या है, इन दोनों में बेसिक अंतर ये हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब हो तो, मान लो सिमरन मंत्री बन गई और इनविटेशन नहीं है, उस दिन तो गई नहीं है उसके प्रिया उसके जन्मदिन पे, लेकिन आज पता है मंत्री बन गई और ये उसी डिपार्टमेंट में जॉब करती है जिस डिपार्टमेंट की ये मिनिस्टर है। तो बनता है ना, एक बुक के लेके कर्टसी कॉल के लिए आप जाएं। अब अहंकार कहां चला गया? तो मतलब यहां आप देख रहे हो ये सारी चीजें कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं, पल पल में हम अपनी डेफिनेशन बदल रहे हैं। एक दिन अहंकार था, अब वो अहंकार नहीं है, अब तो बॉस है। और उस दिन कहा था इस पे कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता, और आज इसने कुछ पहन रखा हो। पहला सवाल ये होगा कि बहुत अच्छे लग रहे हो मैडम, ये तो आप पे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ये क्या है? ये चीजें पशुओं में नहीं है। वो 4 चीजों के अधीन जीते हैं। निद्रा, नींद आएगी, नींद तो सबको पक्की है, आराम नहीं करेंगे तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बॉडी फेल कर जाएगी। जैसे कोई भी मशीन होती है, लगातार काम करते करते हीट होके खत्म हो जाती है, ऐसे ही सो इज ओवर, बॉडी खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए आराम की जरूरत है, नींद की जरूरत है। दूसरी, भूख आपको लगे ही लगेगी, उसके बिना आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रो भी करना है ना, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आपको भूख लगेगी। तो दूसरा इंग्रेडिएंट क्या होगा हमारा? भूख हो गया। तीसरा क्या हो गया? भय हो गया। भय नहीं होगा तो भी आप नहीं बच पाएंगे। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है रिप्रोडक्शन, कि ये प्रकृति क्या चाहती है? प्रकृति आगे बढ़ना चाहती है। तो प्रकृति और पुरुष को यदि हम उन सेंस में भी लें, वैसे तो चेतना और ये प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, वैसे भी लें तो क्या होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इसलिए काम कर रहा है। कोई भी मादा किसी भी नर को आकर्षित करती है तो वो इसलिए करती है ताकि उनकी जो वंश है वो आगे बढ़े, यही रीजन है उसके पीछे। तो आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए? कोई चीज आकर्षित करने के लिए होने चाहिए ना, कोई भी चीज। फूल है, वो भंवरे को आकर्षित करता है, उसका विविध रंग है, उससे आकर्षित करता है, उसी से पॉलिनेशन होता है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है।
तो किसी भी उसको आकर्षित, तो ये क्या है, चेतना जो है, प्रकृति क्या है, उस चेतना को, उस एनर्जी को आकर्षित कर रही है। आकर्षित करेगी तो ही प्रकृति बनी रहेगी। लेकिन हमें उन आकर्षण से ऊपर जाना है। हमें भय होते हुए भी एक आदमी, उसको पता है कि यहां पर तेरी मौत निश्चित है। सैनिक खड़ा है सरहद के ऊपर, फिर भी उस भय को नीचे रखकर वो जा रहा है। वो किस लिए जा रहा है? क्यों जा रहा है? वो भी आराम से रह सकता है, क्योंकि अब क्या है, वो इन चीजों से, इस भय के ऊपर उसने जीत हासिल कर ली है। कुछ मॉरल्स है, कुछ वैल्यूज है, धर्म जिसको हम कहते हैं, धर्म, यहां वो उसको प्रेरित कर रहा है। धर्म, ये धर्म वो नहीं है, इट इज नॉट रिलीजन। इसमें और इसके अंदर हम थोड़ा सा अंतर करेंगे, ठीक है। ये जो धर्म है, बेसिकली इट इज अ ड्यूटी। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन साधारण सी परिभाषा ये है कि जिससे हमारा हित होता हो। हमारा, नॉट मेरा, हमारा। तो अब ये फॉर्मूला है, जैसे H2O क्या बन गया? वाटर बन गया। उसके अंदर दो इंग्रेडिएंट हाइड्रोजन के, एक वो है तो है। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला दे दिया मैंने कि जिस चीज से भी हमारा हित होता है वो क्या है? दैट इज धर्म। अब आप सोच लो, कोई भी चीज है, हाथ धो के खाना खाने से हमारा हित होता है तो इट इज धर्म। सड़क पर कौन सी तरफ चलने से हमारा हित होगा? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट में। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, जिससे भी हमारा हित होता है, मतलब मैं भी सुरक्षित रहूं और सामने वाला भी। यदि मैं लेफ्ट में चल रहा हूं तो मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटी है, वो क्या बन रही है? गांधी जी क्या कहते हैं कि धर्म जो है वो अधिकार बनता है दूसरे का। अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होगी, अपने आप में अधिकार जैसी कोई चीज नहीं है। मेरे जो कर्तव्य हैं वो दूसरे के लिए अधिकार का काम कर रहे हैं। मैं यदि लेफ्ट में जा रहा हूं तो सामने वाले आने के लिए लेफ्ट फ्री है, तो इनका राइट बन गया, ये उस पे जाए। ये उस पे चल रहे हैं तो मेरा राइट बन गया। तो यहां जो धर्म का मतलब है, ये है ड्यूटी। तो अब क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है? एक सैनिक की ड्यूटी क्या है? रक्षा करना। अब वो रक्षा करने के लिए उस भय को भी सुपरसीड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉग्निशन ही उस चीज से मिलेगी। यदि वो वहां से भाग के आ गया तो समाज क्या कहेगा उसको? और यदि वहां वो मौत भी मिल जाएगी तो उसके कुल का नाम होगा कि मेरे फादर आती है, और एक एक है मेरे फादर भगोड़े थे, इसका कोई जिक्र ही नहीं करेगा, क्योंकि ये समाज में नीचे गिराने वाली थी। तो ये जो वैल्यूज है ये हर जगह होंगी। मां क्यों कर देती है? उसके जीवन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को लगा देती है, दांव पे लगा देती है। आपने देखा होगा, एक मैंने देखा, एक चिड़िया सांप से लड़ गई और सांप को मार ही डाला उसने, जबकि चिड़िया को बहुत आराम से सांप खा जाता है। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, एक बिल्ली कुत्ते के साथ लड़ गई बच्चों को बचाने के लिए। तो वो साहस उसके अंदर कहां से आ रहा है? वो धर्म जो है, वो धर्म उसके अंदर ताकत पैदा कर रहा है। तो ये जो वैल्यूज हैं, अभी हमारा ये टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बीच में ये चीज आ गई तो वी विल कंटिन्यू दिस। जो फ्लो बन रहा है उसी में हम चलेंगे। तो आप समझ रहे हो कि जो सिंघम मूवी आपने देखी है, तो क्या है वो अलग कर रही है? एक व्यक्ति है, वो लड़ता जा रहा है, लड़ता जा रहा है, उसको परवाही नहीं है किसी चीज की। तो वो क्या चीज उसको अलग कर रही है? ये धर्म ही कि मैं अपने लिए नहीं हूं, मेरी जो ड्यूटी है वो मेरे से भी बढ़ के है, और उस ड्यूटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ड्यूटी के प्रति निष्ठा इस स्तर की बढ़ जाएगी तो ही समाज का रक्षण होगा। आप सोचो, यदि ये निष्ठा नहीं होगी तो समाज सुरक्षित रह पाएगा? यहां कोई लुटेरा लूट मचा रहा है, यहां कमरे में आ गया और सबकी घड़ियां उतरवा ली, सब कुछ उतरा है और आराम से खड़े हैं, तो क्या हो रहा है? हम लुटने को तैयार हैं,
लेकिन यदि कोई एक आदमी थोड़ा सा करेज दिखाता है, अपनी जान की परवाह करे बिना, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो घड़ी भी नहीं डाल रखी, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए यदि मैं आता हूं, तो फिर आप मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? भाई क्या बात है, बड़ा करेजियस आदमी है, हिम्मत वाला है, हमारी रक्षा की। उस क्वालिटी को आप अप्रिशिएट करोगे ना। वो क्वालिटी को अप्रिशिएट किया तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो वैल्यूज हैं, ये क्या कर रही है? ये हमारे समाज का रक्षण कर रही है, ये हमारी सोसाइटी को इंटैक्ट कर रही है, हमारी सोसाइटी को बचा रही है। अब आपका नाम क्या था? मैं फिर भूल गया बेटा, कई दिनों में याद होंगे नाम। तो नीरू, अब बेटा समझ में आया कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट मीन्स आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपके ऊपर पूरे लोगों ने भरोसा जताया, यदि बारिश के अंदर पानी भरेगा, कोई तकलीफ होगी, तो देयर इज समबडी सिटिंग इन द हेडक्वार्टर और सिटिंग देयर एट द डीसी ऑफिस, वो ही विल डू समथिंग फॉर अस। ये भाव जब तक नहीं आएगा तो हम डीसी को डीसी समझेंगे? नहीं समझेंगे। उसकी यही क्वालिटी उसको डीसी बनाए हुए है, और उसकी यही डेडिकेशन उसको एक नाम भी देगी। बहुत सारे लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं जॉब करके, पैसा बनाया। अभी कल के न्यूज़पेपर में 3-4 खबरें बहुत मतलब अलग से हटने की थी। एक सिविल इंजीनियर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, किसी के घर में चोरी की नीयत से घुस गया रात को, और जो चोरी करने के लिए घुसा, पढ़ा है किसी ने, न्यूज पढ़ी हो? चोरी करने के लिए घुसा तो हस्बैंड वाइफ अपने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, तो उसने, उसके दिमाग में खुराफात सूझी, उसने उनकी वीडियो बना ली, और ये वीडियो बनाकर उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। 10 लाख रुपए की वो मांगी। वो जो औरत थी वो थोड़ी करेजियस थी, उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना, इनको सबक सिखाना चाहिए। उसने रिपोर्ट की। अब सोचो कि ऐसा व्यक्ति यदि ये बन जाएगा तो क्या नहीं करेगा। तो एथिक्स 2013 में इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि आपको एक आम आदमी से डिफरेंशिएट करने के लिए, आपको कॉमन आदमी से अलग बनाने के लिए। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपने यदि सोचा है तो उसके पीछे बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। आपकी लगन है, आपकी मेहनत है, आपके परिवार का सपना है, आपका सपना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन चीजों के अंदर यदि एथिक्स आपके अंदर, वैल्यूज जुड़ जाती है, तो इट विल एड ऑन टू योर पावर। एक भ्रष्ट आदमी को कोई भी खरीद सकता है। मान लो मैं ऑफिसर हूं, भ्रष्ट हूं, तो मेरी एक कीमत हो गई ना कि 5,000 में नहीं बिकेगा तो 50,000 में बिक जाएगा। लेकिन एक आदमी ऐसा जो बिकने को ही तैयार नहीं है, उसके सामने सब हार जाते हैं। मिनिस्टर भी कहेगा भाई उसको नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, कि वो आदमी तैयार ही नहीं है। अपना नुकसान भी कराते हैं वो। बहुत सारे वो हैं जिनके 56 ट्रांसफर हो जाते हैं। 42 साल, 45 साल या 35 साल जितने भी उनकी सर्विस है, उसमें इतने टॉर्चर होते हैं, कोई डिपार्टमेंट ढंग का नहीं मिलता, लेकिन वो अलग ही मिट्टी के होते हैं। आप क्या सोचते हो वो लोग दुखी होते हैं? एक सवाल है आप सबसे। लेकिन उनकी बीवी तो, बच्चे तो यही कहते हैं कि तुमने दिया ही क्या है। फिल्मों में तो हम ऐसा देखते हैं, कहते हैं ना, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें दिया क्या है। सीधा सवाल है, ये 2 रोटी, ये फटी कमीज, टूटी से स्कूटर, तुमसे अच्छा तो वो क्लर्क है जिसकी बीवी के पास कौन कौन सी साड़ियां हैं, ज्वेलरी है, कार है, स्टेटस एंजॉय करता है। बताओ, नहीं आती है कहानियां? तो फिर हमें कैसा बनना है? बीवी बच्चों का कहना मानना है या उनसे 36 का आंकड़ा रखना है? हाँ, तो यहां यही है कि एक समय में हमें कब अच्छा लगता है ये, जब दुनिया रिकॉग्नाइज करती है हमें। हम घर की मुर्गी दाल बराबर। रामदेव हमारे वहां बिल्कुल गांव के नजदीक है, मतलब, और रामदेव जी और मैं साथ भी रहे हैं 1-2 उस पे मौकों पे। और एक बार हम हवन भी कर रहे थे, मैं और मेरी मिसेज यजमान थे और रामदेव जी हवन करा रहे थे।
तो उस समय क्या है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आ गए बाहर करते हैं। जब ये इतने पॉपुलर नहीं हुए थे उस समय ना, वो साधारण से व्यक्ति थे, मतलब तो जब वो हवन कराने लगे तो आग जली, तो उसकी धुआं से मधुमक्खी ऊपर लगी हुई थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सारी हो गई। तो रामदेव जी ने क्या किया कि जो जिस दरी पे हम बैठे थे वो दरी हमारे ऊपर डाल दी और खुद वैसे ही बैठे रहे। काफी बच्चों को काट के सबने जैसे जैसे, जहां कोई कमरे में घुसा, कोई पानी में, जैसे भी करके सबने बचाया। और अल्टीमेट हुआ क्या, हुआ ये कि रामदेव जी को बहुत सारी मधुमक्खियां काट गई, बहुत सारी, दुनिया भर की काट गई। तब तक लोगों ने वो किया, कुछ लेके आए, उन पे डाला, अपना बचाव किया, तब तक। और जो वहां बच्चे थे, गुरुकुल की बात है ये, खानपुर गुरुकुल की, उन बच्चों को एडमिट कराना पड़ा। लेकिन रामदेव जी ने कहा कि मुझे एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करो, काली मिर्च पीस के ले आओ, थोड़ा सा देसी घी ले आओ। तो 1 गिलास देसी घी और उसके अंदर थोड़ी सी 50 ग्राम के करीब काली मिर्च पीस के हमने दे दी, एंड विद इन आवर और 2 वो ही वॉज परफेक्टली ओके, वो सही थे। अब आपने देखा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा क्यों बना, ये इसलिए बना कि इसने अपनी परवाह ना करके हमारे ऊपर दरी डाली। खुद भी ओढ़ के बैठ सकता था, उस समय तो कौन रामदेव को जानता था। अपना बचाव करना तो ये धर्म भी है, नियम भी है कि पहले अपना बचाव करो फिर दूसरे करो। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए करते हैं उनको एक समय में रिकॉग्निशन मिलती है। कहीं ना कहीं ये भाव तो होता ही है, इसके साथ और इंग्रेडिएंट्स भी जुड़ जाते हैं, अच्छे बुरे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलू, निष्ठा, धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, ये सारी चल के वो डाइल्यूट कर भी दें, मैं उसमें नहीं जा रहा, पर मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज ने क्या है, आज इतने साल के बाद भी मैं रामदेव को किस लिए याद करता हूं, उस एक घटना की वजह से। तो जो मैं बात बता रहा था कि वहां रामदेव को कुछ नहीं समझते थे, कुछ यूं नहीं समझते थे कि ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली पहले, और इनके पास एक जैसी चप्पलें भी नहीं थी। सोचो, मतलब एक आदमी की ये चप्पल टूट गई, एक आदमी की ये चप्पल टूट गई, तो दोनों चप्पलों का कॉम्बिनेशन बना के रामदेव पहन रहे हैं, इतनी गरीबी में। लेकिन उस समय भी अष्टाध्यायी याद थी इनको, 800 पेज का एक वो व्याकरण का, एक संस्कृत व्याकरण के लिए पुस्तक होती है जिसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, वो याद थी। और ऐसे याद थी कि आप पेज नंबर बोले ये सुना देंगे, आप वो श्लोक बोले, सूत्र बोले, ये पेज नंबर बता देंगे, लाइन बता देंगे। तो कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी थी। मेरा मतलब कहने का ये है, उस समय किसी ने उन क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन आज जब एक बड़ा नाम है तो आज वही लोग हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं, गांव में बुला के सम्मान भी कर रहे हैं। तो एक समय के बाद, तो उस समय जो मां गाली देती होगी, जो पिता इनको गाली देता होगा, आज उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, प्राउड फीलिंग आ रही है ना। कहने का मतलब यह है कि एक समय के बाद, एक समय तो लगता है, आपके बीवी बच्चे आज कुछ भी चाह रहे हो आपसे, लेकिन एक समय के बाद वो जो रिकॉग्निशन जब चारों तरफ फैलती है तो आपको लगता है कि ये आदमी सही है। तो वैल्यूज आदमी के अंदर करेज पैदा करती हैं। अब एक आदमी जो 50 रुपए में बिक रहा है, 50,000 में बिक रहा है, 5,000 में बिक रहा है, लेकिन एक की कीमत नहीं लगा पा रहे आप, तो कीमती कौन है, जिसकी वैल्यू है या जिसकी जो वैल्यूलेस है, जिसका वैल्यू नहीं लगा सकते। तो यहां क्या है, धर्म आपके अंदर वो शक्ति देता है। धर्म जो है, धर्म का मतलब ड्यूटी, कि आप उस ड्यूटी को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं हो। आप उस ड्यूटी को छोड़ ही नहीं रहे हो, आप उसके साथ इतने बंधे हुए हो कि इसके लिए मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो करें। और ऐसा व्यक्ति आनंद में रहता है, ऐसा व्यक्ति परवाह नहीं कर रहा। क्योंकि हम सबके, हम यहां इन तीनों इंग्रेडिएंट पे दोबारा चले जाते हैं। इसके अंदर क्या है, सत है। ये आदमी किसी भी कंडीशन में इसको नहीं छोड़ेगा, ऐसा स्वभाव इसका रहेगा ही रहेगा। और ये आदमी सारी तकलीफ सहन कर लेगा। जैसे ये आदमी जिसको आलस्य ने घेर रखा है, जिसको नींद ने घेर रखा है, वो अपनी बहुत सारी चीजें खो देता है इस नींद के चक्कर में। तो जब ये खो सकता है तो ये नहीं पा सकता। आप समझ रहे हो? जब ये आदमी अपने जीवन की बहुत सारी चीज खोने को तैयार है, तो एक व्यक्ति इसके विपरीत भी खड़ा है।
जो उन चीजों को खोने को तैयार है किसी और चीज के लिए, पैसे को, पद को, प्रतिष्ठा को, और करते ही हैं। और ऐसा आदमी की जो उसको जो प्राउड फीलिंग होती है, वो जब अलग बनता है, उसके दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे तो दुनिया अलग है। उसके दृष्टिकोण में भेद नहीं है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि मेरा भाई आ रहा है या कोई अनजान आ रहा है। वो उन दोनों के लिए ही इज डेडिकेटेड, उसने वही करना है जो भाई के लिए करता, वही उसके लिए कर रहा है। उसके जीवन के भेद खत्म हो गए। लेकिन आम लोगों के जीवन के अंदर वो एक सिलेक्शन बन गया, वो एक अपवाद बन गया, एक्सेप्शन बन गया। ये उसका बिहेव कैसा है, अलग है। तो इसलिए ये इतनी बड़ी क्वालिटी है वैल्यू और धर्म, जो आपको डिफरेंशिएट कर देता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप कल या आज घर जाके आप सच बोलना, नेक्स्ट क्लास में आप अपने अनुभव शेयर करना ईमानदारी के साथ कि आपका ये दिन कैसा रहा। स्थिति ऐसी भी आएंगी जहां आप सच नहीं बोलना चाहोगे, तो आप ये भी कह देना कि भाई मैं सच, ये स्थिति ऐसी है, मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा, झूठ मैं बोलना नहीं चाह रहा, तो मैं जवाब नहीं दे रहा। ये भी दिस इज ए डिफेंस, यहां भी आप कर सकते हो। आप इस दिन की तुलना अन्य दिनों की उसमें करना, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ रहेगा। हम जिस चीज के लिए डरते हैं वो डर ही हमें खा जाता है। ये बहुत पक्की बात है। मैं इस चीज के लिए डर रहा हूं ना कि इसको यदि मैंने सच एज इट इज बता दिया तो इसका दिल टूट जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। उस दिन वो आपको क्या समझेगा कि तूने भी सच नहीं बताया, तू तो मेरी सहेली थी, तू तो मेरा दोस्त था, तो आप अपने स्थान से गिर गए। और आपने उसी दिन बता दिया होता तो बताओ दोनों में कौन सा सही है। अब ये सारी चीजें ना, इसके अंदर बहुत सिली सी एक्सक्यूज दिए जाते हैं कि एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे कसाई है, वो गाय को मारने जा रहा है, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता। दीज ऑल आर रबिश थिंग। आप कल्पना करो, एक गाय जा रही है, आप वहां बैठे हो, कसाई पीछे जा रहा है, उसने पूछा भाई गाय कहां गई, गाय इस तरफ गई है, आपने यहां इस तरफ बता दिया, उसको थोड़ी देर में पता लग गया, तो आपको क्या करेगा वो? इस सिचुएशन की कल्पना कर लो। दूसरा, आप एक और स्थिति सोच लो, यदि आप खड़े हो गए वहां कि भैया गाय को नहीं मारेगा तू, तो ये अच्छा है, झूठ बोल के पिटना अच्छा है, या ये संतुष्टि देना अच्छा है कि मैंने गाय बचा दी? गाय तो अल्टीमेट, वो तो उसके ऊपर खून सवार है, वो गाय को ढूंढेगा, यहां से नहीं वहां से नहीं, इस गाय को नहीं मारेगा, दूसरी गाय को मारेगा। आपने इसका स्वभाव थोड़ी बदल दिया। लेकिन यदि आप खड़े हो गए तो एक डर तो कम से कम आ गया, इस इलाके की तो गाय सुरक्षित हो जाएंगी। मतलब ये हम कहते हैं ना, किसी की जान बचाने के लिए सत्य बहुत बड़ी चीज है, सत्य बहुत बड़ी चीज है जीवन के अंदर। और इसको आप किसी भी चीज के अंदर इसको डाइल्यूट करते हो ना, तो सच नहीं रह जाता। जैसे उदाहरण के लिए एक कटोरी खीर है, उस खीर के अंदर छोटा सा अंश जहर का, वो खीर होगी या जहर होगा? क्या कहोगे आप उसको? जहर होगा। तो सच के अंदर कितना ही बड़ा सच हो, उसके अंदर छोटा सा इंग्रेडिएंट झूठ का उसको पूरे को झूठ बनाएगा, क्योंकि सत्य का अस्तित्व ही खत्म हो गया, वो डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूशन के अंदर सत्य एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा। और ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सारी चीजों को बदल रहे हैं। यहां तक ठीक है। अब यहां सवाल फिर एक और उठ जाता है, देन व्हाट इज रिलीजन? क्योंकि रिलीजन से भी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। सच बोलना, भलाई करना, लोगों की सेवा करना, ये सारी चीजें भी सिखा रहा है। तो ये जो रिलीजन है, इसमें और धर्म के अंदर एक बेसिक अंतर है। ये जिस चीज को धर्म हम बोल रहे हैं, धर्म के ऊपर सारे रिलीजन खड़े हैं, जो फाउंडेशन है वो धर्म है। और रिलीजन के अंदर क्या है? रिलीजन क्या है? आपको बांट रहा है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन धर्म बांट नहीं रहा है। धर्म आपको संगठित लेके आ रहा है।
क्योंकि धर्म ड्यूटी है, इंसानियत है, वो इंसानियत आपको कभी बांटेगी नहीं। लेकिन इंसानियत किसके लिए? ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ध्यान आते के साथ आपकी इंसानियत के टुकड़े हो गए। आप एक के प्रति लॉयल हो गए, दूसरे के प्रति डिसलॉयल हो गए। तो ये क्या है इसने। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि यहां पर ये जो रिलीजन है इसके 3-4 इंग्रेडिएंट है। एक ही आपकी धार्मिक पुस्तक होगी, पंथ जिसको कहते हैं, संप्रदाय जिसको कहते हैं, एक धार्मिक पुस्तक होगी, एक धार्मिक आपका स्थल होगा, ठीक है, एक पूजा पद्धति होगी, श्रद्धा का आधार होगा, एक जैसी प्रार्थनाएं होंगी, ठीक है, वेशभूषा मोर और लेस एक जैसी सी होगी। जैसे सिख धर्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब हो गया, पटना साहिब उनका वो हो गया, और पगड़ी और ये वेशभूषा उनकी पहचान हो गई, ठीक है, और पूजा पद्धति का एक तरीका हो गया, गुरु वाणी है वही हो गई। तो इस तरह से करके ये 4-5 चीजें क्या कर रही हैं, ये आपको आइडेंटिफाई, एक ही आइडियोलॉजी हो गई। वो किसको मानेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिखा हुआ है उसी को मानेंगे, उस आइडियोलॉजी को। और यदि उस आइडियोलॉजी से आपका विश्वास उठ गया तो फिर उस धर्म के अंदर आपकी आस्था भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, इट इज यूनिवर्सल, कि सच सच है, इट इज यूनिवर्सल, वो कहीं नहीं बदलेगा। लोगों की भलाई करने से हमारा भला होता है, कभी नहीं बदलेगा। अच्छे होते हुए भी अब एक और इसके अंदर बात आती है एथिक्स के अंदर। अभी हमारी यात्रा चल रही है, इसके अंदर अभी हम ब्रांचेस में जा रहे हैं, मेन अभी हमारी बची रही है, उसको हम पूरी करेंगे। अब एक आदमी है, आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, ईमानदार है, अपने बच्चों को पाल रहा है, टाइम के ऊपर बच्चों के साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार है, सारी चीज है, अपने काम से काम रखता है। तो उस आदमी को आप कैसा कहोगे? अच्छा आदमी है, अपने परिवार के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है। सोसाइटी के अंदर कुछ बुरा होता है तो उसका पार्टिसिपेशन 0 है, तो आप क्या कहोगे उस व्यक्ति को? जब तक हम सोसाइटी में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअली कितने भी अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड सोसाइटी, वही हमें, मतलब जो मैंने पहले बात कही थी, दूसरों के अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है। आज सपोज यहां सारे मकान बने हुए हैं, यहां ये सारे मकान बने हुए हैं एक लाइन के अंदर, ये सारे, यहां पर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक बाहर से कोई बंदा आता है मोटरसाइकिल पे, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लोफर दे सकते हैं, आवारा दे सकते हैं, मजनू टाइप दे सकते हैं, वो आके यहाँ किसी की लड़की को छेड़ रहा है। शाम का मौसम है, मौसम बड़ा सुहाना है, सब अपने अपने घर के बाहर बैठ रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। अभी कितनी अच्छी सोसाइटी हो, इस आदमी की हिम्मत दोबारा बनेगी नहीं बनेगी? आज इसने इनके साथ शरारत की है, कल दूसरे के साथ करेगा, परसों तीसरे के साथ करेगा, क्योंकि लोगों ने समाज के प्रति अपने धर्म का निर्वहन ही नहीं किया। सोसाइटी तो आपके एक्टिव रोल से बनेगी ना। अब यहां इस व्यक्ति ने इसका विरोध कर दिया, इसके अकेले के विरोध करने से ये सारे बच्चे सुरक्षित हो गए। चाहे बच्चा उठाने आया हो, ये मान लो आप, सारे बच्चे सुरक्षित हो गए ना एक आदमी के विरोध करने से। इस आदमी के विरोध करने से ये सारे सुरक्षित हो गए। इसको लगे भाई वहां तो एक मिनट में लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी जगह वो दोबारा जाने की हिम्मत करेगा? तो एक व्यक्ति ने सबको सुरक्षित कर दिया। तो यहां क्या हो गया? 1 फॉर ऑल फॉर वन। यही सोसाइटी का रूप है। सोसाइटी को सुरक्षित करने के लिए हमें कम से कम विरोध जताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यदि ये कहते हैं कि सोसाइटी अच्छी नहीं है, ये बात भी गलत है। यदि आप कहीं शादी में जाते हो, बाहर जाते हो, बाहर पढ़ते हो, आपके माँ बाप किसी विश्वास पे तो भेजते होंगे। रात को 12 बजे ट्रेन निजामुद्दीन से चल रही है, आपको ट्रेन में बैठाया है, आप अकेले जा रहे हो, किस भरोसे पे भेज दिया?
और लोग बैठे हैं, अच्छे लोग हैं, समाज है, सोसाइटी है, इसी के दम पे तो भेज दिया। हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कौन कहां कैसा व्यक्ति बैठा है पता नहीं, पर हम फिर भी भरोसा करके चलते हैं ना। हम क्यों भरोसा करके चलते हैं? ये समाज की ताकत है। हमें पता है यदि आज समाज के लिए हम कुछ आहुति डालेंगे, समाज के लिए यदि आज हम करेंगे, वो कई गुना वापस मुड़ के आएगा। और समाज के जो ऋण है ये स्टार्टिंग से है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। एक बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो मां की हालत देख के कोई सीट देता है ना बस के अंदर, उसने क्यों दिया? तो उसने जो सीट दी है वो क्या किया है? आपके ऊपर उपकार किया, नहीं किया? आपकी मां आपका एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रही थी ना, इसी वजह से दुखी थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने इसी चीज के ऊपर कि वो गर्भवती है, इस चीज का आदर करते हुए जगह दी। किसी बच्चे ने कहा हुआ कि आंटी लाओ सामान मैं रखवाया हूं, तो इसका मतलब आपके रिगार्ड समाज कब कर रहा है? तब से कर रहा है जब आपने इस समाज में जन्म भी नहीं लिया। कहीं कुछ हो गया, 4 लोग मदद के लिए आते हैं ना, उठा के ले जाने के लिए हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, उसके समय डिलीवरी के समय ब्लड की जरूरत हो गई, आते ना लोग। तो ये सब क्या है? ये सब आपके ऊपर उपकार किए जा रहे हैं, ये आपके ऊपर कर्जा हो रहा है। कोई पढ़ा रहा है, कोई आपको और तरह से मदद कर रहा है, जहां आप पैदा हुए हो वहां की सोसाइटी अच्छी है, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिला, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। आप अफगानिस्तान में रहकर सोच सकते थे? सवेरे यहां से बम गिरता, शाम को अफीम का टोकरा आता, कुछ और इन फतवे जारी होते। लेकिन यहां आप कर रहे हो तो समाज की कंट्रीब्यूशन है ना, समाज कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट दे रहा है, आपको अच्छे टीचर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं पढ़ने में। तो ये सारी चीजें क्या है? समाज हर पल प्रतिपल हमारे ऊपर उपकार कर रहा है। और यदि हमें कोई अवसर मिले तो हमें ऋण होना है, इस ऋण से हमें मुक्त होना है। तो इस ऋण से मुक्त हम कैसे होंगे? जितना हमने रिसीव किया उससे ज्यादा करें। यदि एक आईएएस ऑफिसर बैठ के गर्भवती महिलाओं के लिए सोच रहा है कि इनको खान पान सही मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसने एक ऑफिसर डिप्यूट कर दिया, आशा वर्कर्स को टाइट किया कि आप देख के आओ कोई भी महिला कुपोषण का शिकार ना हो, क्योंकि मेरे देश का एक बच्चा उसकी वजह से विकलांग हो सकता है। तो हिज कंसर्न, उसकी कंसर्न जो है वो क्या कर रही है? वो बहुत अच्छा अवसर है उसके पास कि उस ऋण को तो उतार ही रही है, और उसको जब हम चुकाएंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। जितना आपके ऊपर समाज ने उपकार किया है उतना ही आप उपकार कर देते हो, आप भले आदमी। लेकिन इससे भी आगे जाना है। कुछ निकृष्ट आदमी है जो समाज ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम उनको वैल्यू नहीं करते। कल के अखबार में एक और खबर थी, एक औरत ने अपने, उसके 4 बच्चे थे, उन 3 बच्चों को मार दिया और एक बच्चा बच के भाग के निकल गया। वो इसलिए कि शी वांट टू लिव विद हर बिलव्ड, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। तो वो अपने बच्चों की दुश्मन हो गई। आप सोचो, तो ऐसा व्यक्ति क्या है? उसने समाज के उपकार को तो दूर गए, उसने अपने सगे बच्चों को ही मार दिया। तो ऐसे निकृष्ट लोग भी होंगे समाज के अंदर। तो इनका भी काम किनने करना है? हमारे जैसे लोगों ने करना है, कानून के जरिए करना है, उनको सजा दिला के करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। उन बच्चों का, जो एक बच्चा बच गया उसका भविष्य क्या होगा? अब बाप उसका पहले मर चुका है, मां जेल में है, उसको भी समाज कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करेगा। कोरोना के अंदर जो मर गए उनके लिए भी करेगा। तो हम, यदि प्रकृति ने हमें इस योग्य बनाया है, हमारे अंदर ये गुण दिए हैं, तो हमें अपना पूरा पोटेंशियल इस चीज के अंदर लगाना चाहिए। हमें अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक देनी चाहिए, क्योंकि तभी समाज बैलेंस हो पाएगा। और यदि, हाँ जी, सवाल समझ में आ गया? ये इनका जो इश्यू है,
ये केस स्टडी में करने वाले हैं बेटा, हम केस स्टडी के अंदर सारे ऐसे ही आपके दिमाग के फ्यूज उड़ेंगे जब केस स्टडी ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक तरफ प्रेमिका है, एक तरफ माँ है, एक तरफ बाप है, एक तरफ नौकरी है, उसमें आपकी सिचुएशन ऐसी हो जानी है। फिर भी आपकी बात का जवाब दे देता हूं। ये क्या होता है कि हर व्यक्ति का ना अपना दायरा होता है। ये यहां से स्टार्ट होता है, ये मैं है, अब मैं से आगे बढ़ गया ये सर्कल, परिवार हो गया, परिवार से आगे बढ़ गया समाज हो गया, समाज से आगे बढ़ गया देश हो गया, देश से आगे बढ़ गया सृष्टि हो गई। तो ये आपने बढ़ाना है। तो आप जब भी आगे बढ़ोगे, इसमें आगे बढ़ोगे, तो आपको एक चीज की बलि देनी पड़ेगी। भगत सिंह यदि देश पे कुर्बान हो पाया, यदि उसकी ममता यही बनी रहती कि मेरी मां, मेरे पिताजी की मुझे सेवा करनी है बुढ़ापे में, तो भगत सिंह देश के लिए कुछ कर पाता? चंद्रशेखर आजाद ने जब वो रेल लूटी थी, तो उसके अंदर से 2000 रुपए उसके दोस्त ने उसकी मां को दे दिए। उसकी मां जो है बहुत गरीब व्यवस्था में, उसमें अवस्था में जी रही थी, उसके पास कपड़े नहीं थे, मतलब एक फटी हुई साड़ी थी बस। तो जब चंद्रशेखर आजाद ने उसकी काउंटिंग कराई तो उसमें 2000 रुपए कम निकले। उसने कहा ये 2000 रुपए कहाँ गए? नहीं, बोले तेरी माँ को भिजवा दिए मैंने, उसके दोस्त ने कहा। तो उसने जमा के उसकी ठुकाई की कि तुझे मेरी माँ नजर आ गई, हजारों लाखों माँ नजर नहीं आई, ये भारत माँ नजर नहीं आई। तो आपके इंटरेस्ट क्या है? आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, त्याग, इसी चीज को त्याग कहते हैं। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण एक और ले लेते हैं, आप ही के अनुकूल ले लेते हैं आजकल का। आप यदि बस में जाते हो तो आप कौन सी सीट प्रेफर करते हो? खाली पड़ी है बस, तो आप कौन सी सीट? विंडो सीट, और जहां हवा अच्छी आती हो, ये आपकी प्रेफरेंस है। अब आप बैचलर हो इस समय, थोड़ी देर में आपकी शादी हो जाती है, तो शादी होती है तो फिर आप क्या करोगे? लड़कों से सवाल है, अब क्या करोगे आप? वो प्रेफरेंस सीट जो होगी वो अब किसकी हो जाएगी? बीवी की हो जाएगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बच्चा आ गया आपके जीवन के अंदर, अब वो प्रेफरेंस वाली सीट किसकी हो जाएगी? बच्चे की हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता है। तो आपने त्याग किया ना पत्नी के लिए, आपने और आपकी पत्नी दोनों ने त्याग किया बच्चे के लिए। ऐसे यही त्याग हमें आगे बढ़ाता है, यही त्याग ही सुंदरता है जीवन की। नहीं, ममता खत्म कैसे हो जाएगी? आप देखो एक गाना, हाँ ठीक है, आपके जो संशय है ना आप उठाओ सारे, जब इनका निवारण होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इनका सवाल ये है कि जिस मां ने उस बच्चे को मार दिया है, तो अब उसके ऊपर क्या हावी है? आप देखो किस स्तर पे है वो। उसके अंदर ममता जीरो है, उसके अंदर क्या भरी हुई है? वासना भरी हुई है। क्या मिल रहा है उस प्रेमी से? 2 कौड़ी का ही प्रेमी होगा। जो प्रेमी ये कह रहा है कि इन बच्चों को मार दे, उसका वैल्यू वाला व्यक्ति तो होगा नहीं, ये तो निश्चित है। तो उनके संबंध किस स्तर के ऊपर है? वासना के स्तर पे। वासना पे वशीभूत हो गए, वासना में जो रुकावट आ रही थी उसने तो उसको दूर किया है, उसने बच्चों को थोड़ी मारा है। उसके लिए तो हाँ जी, समझाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अब इनका सवाल ये है कि एक माँ यदि ये सोचे कि मैं इसको पाल रही हूं, पोस रही हूं, और किसी इसको और इंप्रूव कर देते हैं। पंडित जी ने बताया पत्री देख के कि भाई ये जो बच्चा है ये समाज सेवा करेगा जाके। तो माँ अपनी, मतलब अपना, कहते हैं ना, अपनी सारी चीजें दुख तकलीफ पाके उसको क्यों बड़ा करे? ये है ना, यही है। अब किसी को भी बड़ाई अच्छी लगती नहीं लगती? अब मैं आपको कहूं आपकी सिस्टर बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा।
और मैं आपको कहूँ आपके फादर भी बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी सोशल, कैसा लगेगा जब हजारों लोग आपको आके कहेंगे कि आपने ऐसा जन्म दिया, ऐसे बच्चे को जन्म दिया, आप जैसी मां सबको नसीब हो, तो आपको कैसा लगेगा? इस प्राउड मोमेंट के लिए हम करते हैं। इतनी कैलकुलेशंस करते नहीं है जनरली, व्यवहारिक नहीं है। क्या है, जो ममता है ना, ये हमारा एक इंग्रेडिएंट है, इमोशंस का एक पार्ट है, और हम ममता के वशीभूत होकर हम तो उनका भी करते हैं जो बच्चे विकलांग होते हैं। वो कुछ करने लायक नहीं, हमें पता है कि ये मेरे पूरे जीवन पे बोझ बना रहेगा, तो क्या हम मार देते हैं उनको? हम तो भी कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं जो उनके माँ बाप नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे अनाथालय और इस तरह से विकलांगों के लिए सेवा के लिए बहुत चला रखे हैं लोगों ने, ऐसे वृद्ध लोगों के लिए चला रखे हैं जो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, टांगे टूटी, लोगों ने यहां तक भी चला रखे हैं, लोगों ने पशुओं के लिए चला रखे हैं। तो ये सेवा भाव किसके अंदर है? यही तो बैलेंस करता है, यही सुंदरता है। यदि ये तीनों चीजें बराबर होती तो समाज अलग होता, तो हम मशीन की तरह काम कर रहे होते। हम 4 बजे उठ गए होते, ये बात करनी होती, इतने बजे खाना खा लिया, इतने बजे कर दिया, इसको गाली दे दी, इतनी ही गाली दी, उतनी नपीतुली दी, जैसे मशीन काम करती है, बस उसी तरह काम कर रहे थे। लेकिन ये जो वेरिएशन है, ये समाज को सुंदर बनाती है। और कभी भी ऐसा समाज नहीं रहा या नहीं रहेगा, कोई कितनी ही बात कर ले, ये मेरे अपने निजी विचार है, मतलब, और आपके विचार मेरे से भिन्न हो सकते हैं। मेरा मकसद आपके ब्रेन को एक दिशा में इनिशिएट करना है, रिजल्ट्स आप इससे भिन्न भी हो सकते हैं। और किसी भी चीज के यदि रिजल्ट्स एक जैसे हो जाएंगे तो वो चीज वहां रुक जाएगी, उसमें प्रोग्रेस नहीं होगी। इट मींस दैट इज अल्टीमेट। तो मैं यहां से जो बोल रहा हूं दैट इज नॉट अल्टीमेट, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि जो समाज चलता है, समाज के अंदर सारी चीजें, जब प्रकृति बनी है, प्रकृति के अंदर 3 गुण है, तो इसका रिफ्लेक्शन हर जगह दिखेगा आपको, जानवरों में भी दिखेगा। आपने देखा होगा एक शेर एक हिरण के बच्चे को पाल रहा है, आप यूट्यूब पे देखा होगा ना, एक बंदर के बच्चे को अपने साथ रख रहा है, एक तेंदुआ किसी और के बच्चे को रख रहा है। कहां से आगे करूं ना उसके अंदर, वो तो उसका भोजन है। आपके सामने भोजन रखा हो और आपको भूख लगी हो, आप कितनी देर तक उसको दूर रख पाएंगे? तो ये सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरी सृष्टि है हमारी, ये विपरीतों के ऊपर आधारित है। इसके अंदर कोई भी चीज बिना विपरीत के एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यदि आप सोचो कि दिन है, आप दिन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे रात के बिना, विपरीत खड़ा है, तो कभी भी किसी भी मूवमेंट में मेरे अनुसार शास्त्र क्या कहते हैं और लोग क्या कहते हैं, धर्मगुरु क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। कोई भी कालखंड ऐसा नहीं रहा जिसके अंदर बुराई व्यापक नहीं हो। पर्पज ही खत्म हो जाएगा। हमारा पर्पज है लिबरेशन। लिबरेशन क्या है? हम जो प्रकृति के अंदर हैं, इनसे ऊपर उठकर अपने आप को लिबरेट करें, मुक्त करें। हर आदमी अपने हित के लिए काम करता है, फॉर हिज ओन बेनिफिट। यदि उस बेनिफिट के अंदर समाज का भी बेनिफिट होता है तो वो प्रबुद्ध स्वार्थ कहलाता है। स्वार्थ तो है, लेकिन कैसा स्वार्थ है? प्रबुद्ध स्वार्थ है, उसके अंदर हमारा भी सबका भला हो रहा है। तो जब मैं हमारी कामना कर रहा हूं तो मेरा भला तो हो ही रहा है। जब मैं कह रहा हूं कि आप सबके लिए मैंने एसी की व्यवस्था की, तो मैं थोड़ी गर्मी में रहूंगा, ये होगी। आप सबके लिए मैंने पानी की व्यवस्था की, तो मैं अलग थोड़ी हूं, उसमें मैं भी आ गया। तो मैं जितनी आपकी केयर करूंगा, वो केयर अल्टीमेटली मेरे तक पहुंच ही रही है। तो समाज कभी भी इस तरह से नहीं रहा कि समाज कभी भी एक तरफ चला हो। किसी भी कालखंड में आप इतिहास को कितने ही पीछे ले जाओ, गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं, बुराई से लड़ने की बात कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, उस समय भी वो है। उससे पहले चले जाओ, राक्षस भी रहे हैं। वो राक्षस क्या है? हमारी प्रवृत्तियां ही है। और ये सारी चीज एक जगह एग्जिस्ट करती है। यही नाक है, ये अच्छा भी सूंघने में सक्षम है और बुरा भी। यही आंख है, अच्छा भी बुरा भी। यही जीवा है जो एक तरफ मिल्क शेक का कोई आनंद ले रहा है और एक तरफ बियर का आनंद ले रहा है, तीखी होते हुए भी। एक तरफ अच्छी बातें सुन रहा है, एक तरफ बुरी बातें सुन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी।
और इसीलिए कहा है कि व्यक्ति जो है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी बिल्कुल यहां खड़ा है, इस छोर के ऊपर खड़ा है, एक आदमी इस छोर के ऊपर खड़ा है, ऐसा कभी नहीं है। वो क्या है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर के ऊपर खड़ा हुआ है हर चीज में। एक आदमी बहुत ईमानदार हो सकता है, लेकिन वो खाने में लापरवाह है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा, तो आपको हर तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। एक आदमी समाज के लिए बहुत अच्छा है, अपने बच्चों के लिए कठोर है, ठीक है, अपने लिए क्रूर है, अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहा, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, इतिहास से देता हूं। हिटलर जो था, उसने पेट के अगेंस्ट, जो पालतू जानवर है, इन पे क्रूरता के अगेंस्ट सबसे पहले लॉ बनाया था। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने लाखों लोगों गैस चैम्बर में मार दिया हो, वो पशुओं के प्रति इतना संवेदनशील है कि पशुओं पर क्रूरता करेंगे तो उसको सजा मिलेगी। नो स्मोकिंग पे उसने किया, धूम्रपान पब्लिक प्लेस में निषेध सबसे पहले उसने किया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, उसकी एक गर्लफ्रेंड के अलावा किसी से कोई रिलेशन नहीं रहे, ही वॉज लॉयल टू हर, ठीक है। इसके अलावा शराब वगैरह ये कोई उसके अंदर कोई व्यसन नहीं था। इतना होते हुए भी उस व्यक्ति ने पूरे संसार को युद्ध में झोंक दिया। दूसरी तरफ एक और उदाहरण ले लेते हैं 1930 का। 1930 के अंदर अमेरिका में कौन था, मंदी आई थी जब, प्रेसिडेंट, हाँ जी, हाँ चर्चिल है ना, पूरा नाम क्या था, हाँ, जो भी हो उस पर मत जाना, मैं हिस्ट्री का अध्यापक नहीं हूं। मतलब जो भी वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक नंबर का अय्याश था। उसको डेली अलग अलग ड्रिंक्स चाहिए थी, ही वॉज अ बिग वुमेनाइजर, अलग अलग औरतें चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने किसको उस मंदी से निकाल दिया। इसमें आप क्या कहोगे, उसकी समझ इकोनॉमी के बारे में और इस व्यक्ति की समझ नेशनलिज्म के बारे में, दोनों की अलग है ना। दोनों को यदि आप उनके आचरण के ऊपर करें तो हिटलर का आचरण कहीं ज्यादा स्ट्राइक करता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना संवेदनशील है लेकिन एक भाव को लेकर इतना क्रूर हो गया, एक अहंकार हो, चाहे बदले की भावना हो, उसको लेकर इतना परिपक्व हो गया कि वहां उसके सारे निर्णय, वहां उसकी सारी संवेदना ही खत्म हो गई। आप समझ रहे हो। तो यहां प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पल क्या चीज उसको ट्रिगर करती है, क्या चीज उसको इनिशिएट करती है, क्या चीज उसको मोटिवेट करती है, आप नहीं कह सकते। फिल्मों में आप देखते हो, फिल्में भी लगभग सोसाइटी के आधार पर ही बनती है। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा, हीरो है बहुत नालायक है, लेकिन तभी घटना घटती है बिल्कुल ईमानदार हो जाता है। एक फिल्म आई थी, वो उसमें इंस्पेक्टर दिखाते हैं, वो बहुत बदमाश होता है, फिर एक लड़की का रेप हो जाता है, गरीब लड़की होती है, हाँ जी, सिम्बा। तो आप देखो, तो टर्निंग फेस कहीं भी आ जाते हैं। उंगली मार था, बदला नहीं बदला, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही समय के अंदर दोनों चीजें आपके अंदर विद्यमान है, दोनों चीजें। और उस द्वंद्व को यदि आप खत्म कर देते हैं कि मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं, एक चीज को चुन लेते हैं, तो आपका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। आपने सत्य को चुन लिया तो आप ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, ये सारे, इंटीग्रिटी, ये सारे गुण हो जाएंगे। आपने इसको चुन लिया, आप निकम्मे हो जाओगे, भ्रष्टाचारी हो जाओगे, वो सारी चीजें हो जाएगी। आपने इनमें से कोई कॉम्बिनेशन बन गया तो आप किन्हीं चीजों में आप ईमानदार रहोगे, किन्हीं चीजों में आप बेईमान रहोगे। प्रिंसिपल बनाते हैं ना आदमी, आदमी कहता है कि भाई इस चीज से समझौता नहीं, तो उसने क्या, उसने प्रिंसिपल्स बना लिए कुछ कि इन चीजों में मैं रिलैक्स्ड हूं, कोई बात नहीं, बेईमानी होती रहे, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इन चीजों में नहीं होने दूंगा। तो आप क्या है, आपके जो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको उस अवस्था के अनुसार ढाल रहे हैं, ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये आपको पंच कर रहे हैं। कहीं आप अच्छे नहीं होना चाहते, लेकिन बदले की भावना ने आपको अच्छा बना दिया। कहीं आपको ये लगा, अच्छा इसने मेरे को ऐसा कहा, अब मैं बन के दिखाता हूं। उंगली मार डाकू के बारे में किसने सुना है, सुना है आपने, नहीं सुनी कहानी। उसने क्या है, उसने कसम खाई थी कि मैं 1000 कत्ल करूंगा, 1000 लोगों को लूटूंगा और उनको मारूंगा, और मारने के बाद उनकी ये उंगली काटूंगा, इसकी एक माला बनाऊंगा। तो उसने माला बनानी शुरू करी। पहले पहले लोगों को पता नहीं लगा, फिर बाद में लोग सतर्क हो गए, बड़ा कठिनाई होने लगी, लोग वहां से गुजरते ही नहीं थे, अब जो पता था वो मार देगा। राजा ने भी
सतर्क कर दिया लोगों को, जैसे करते ना डेंजर अहेड, इस तरह के एरोज लगा दिए, लोगों ने बताना शुरू कर दिया भाई इस रास्ते से मत जाओ, वो मिलेगा। बड़ी तकलीफ होने लग गई, जैसे तैसे करके 999 पहुंच गया, और 999 के बाद 1000 हो ही नहीं रहे। वो आतुर है 1000 करने के लिए, यहां लोग पूरी ताकत लगा रखी है इसके 1000 ना हो, वहां उसने 1000 करने का प्रण ले रखा है। और ऐसे उसके अंदर बुद्ध गुजरते हैं वहां से, बुद्ध को सब समझाते हैं कि भैया आप वहां से मत जाओ। राजा मना करते हैं कि आपका जीवन जो है बड़ा अमूल्य है। वो बोले नहीं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो, क्योंकि बुद्ध भेद ही नहीं करते। बुद्ध एक अच्छे आदमी बुरे आदमी भेद नहीं है, वो उस द्वंद से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए सब एक समान है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे ही बुद्ध को आते देखा उसने, तो उस व्यक्ति ने एक आशा की किरण जगी कि अब मेरा रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा। सोचो कि जब तेंदुलकर 99 पे आउट होता है, 99 पहुंचता है, तो आप सबकी भी उंगलियां चलने लगती है, क्रॉस फिगर कर देते हो कि हे भगवान इस बार तो सेंचुरी पूरी हो जाए। करते नहीं करते? जब आप ऐसे हो तो उस आदमी में कितनी उत्तेजना होगी, वो सोच रहा होगा कि आज 1000 पूरा हो जाएगा, और उसने अपनी तलवार को धार देनी शुरू कर दी। और यहां वो व्यक्ति नजदीक आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अंदर एक और बात स्टार्ट हो गई। वो कह रहा है ये आदमी क्यों आ रहा है? थोड़ी देर पहले वो इंतजार कर रहा था उसी की, अभी कह रहा है क्यों आ रहा है ये मरने के लिए, ये यहां आएगा मैं इसको मारूंगा। वो कैसे? वो इन्फ्लुएंस उसका जो ऑरा है बुद्ध का, वो काम करना शुरू कर दिया उसने पहले इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। और उसके मन में अब जो मारने के लिए आतुर था, उसके मन में ये भाव आने लग गया कि ये व्यक्ति क्यों आ रहा है, ये मुड़ क्यों नहीं जाता, ये कहीं और क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि अपने व्यसन से बंधा हुआ है, अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। लेकिन वहां आते आते इसको दया आनी शुरू हो जाती है कि ये चला जाए, कहीं और मुड़ जाए, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा, ये बच जाए, ऐसा भाव आने लग गया। लेकिन जब वो पास आता है तो आते के साथ वो कहता है कि रुक, उसकी हिम्मत नहीं होती रोकने की। तो बुद्ध कहता है मैं तो रुका ही हुआ हूं, चल तो तू रहा है, गति तो तेरे अंदर है, विचारों की गति है, व्यसनों की गति है, असंतोष तो तेरे अंदर है, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं। तो तुझे डर नहीं लगा मारने का? नहीं, क्या डर है, मार दे, पर तुझे क्या हासिल होगा? जब वो सवाल जवाब होते हैं तो यहां से उसको पता लगता है कि जीवन क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है। तो यदि वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर नहीं होता तो कैसे पता लगता? भाव बदल गए ना, सिर्फ भाव ही तो बदले, आदमी तो वही है, पावर वही है, हथियार वही है, वही एक हथियार जो लोगों को मारने काम आ रहा है, वही लोगों की सुरक्षा में काम आ रहा है। तो यहां भाव बदले, उसके बाद बुद्ध का सबसे अच्छा शिष्य हुआ। वाल्मीकि का उदाहरण है, वो भी डाकू थे। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संभावनाएं आपके अंदर बराबर बनी हुई है, आप कौन सी चुनते हो। ठीक है, तो 5-10 मिनट का ब्रेक, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। हाँ जी, 2 घंटे हो गए लगभग। ठीक है, अभी तक हम वैसे चले नहीं अपने टॉपिक पे, क्योंकि क्या है कि बेस बनाने में टाइम लगता है। फाउंडेशन एक बार बन जाएगी तो फिर आप अपने आप ही मंजिल उठा लोगे। ठीक है, तो ये कैसे बंद होंगी रिकॉर्डिंग वगैरह?